नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का NA10 के कंप्लीट क्रैश कोर्स के अंदर। और ये जो क्रैश कोर्स डिजाइन किया गया है एकदम बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक। तो हम लोग क्या सीखेंगे इस क्रैश कोर्स के अंदर? हम लोग सीखेंगे, पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर हम लोग सीखेंगे व्हाट इज एक्चुअली NA10, फिर हम लोग सीखेंगे की फिलोसफी ऑफ NA10, फिर हम लोग समझेंगे व्हाट इज एक्चुअली वर्क फ्लो, फिर हम लोग समझेंगे पार्ट्स ऑफ वर्क फ्लो, फिर हम लोग समझेंगे वर्क फ्लो टर्म्स इन NA10, फिर हम लोग समझेंगे व्हाट इज NAA एजेंट एंड इट्स पार्ट्स, और उसके बाद हम लोग समझेंगे व्हाट आर नोड्स एंड देयर टाइप्स। नोड एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर नोड कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है उसके बारे में समझेंगे, फिर हम लोग समझेंगे हाउ डेटा मूव्स इन NA10, फिर हम लोग समझेंगे क्रेडेंशियल्स एंड ऑथेंटिकेशन के बारे में, फिर हम लोग सीखेंगे व्हाट इज एक्चुअली ऑटोमेशन, फिर हम लोग समझेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड AI ऑटोमेशन, और उसके बाद हम लोग बातें करने वाले हैं NA10 के डैशबोर्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में, और उसके बाद हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं AI एजेंट, और भिन्न भिन्न तरह के AI एजेंट हम लोग क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है व्हाट इज एक्चुअली NA10। तो NA10 का सिंपल सा मतलब होता है नोड टू नोड। अब नोड क्या होता है? नोड को ऐसे समझिए, मान लेते एक डब्बा है, तो एक कंप्लीट डब्बा क्या हो जाएगा? कंप्लीट डब्बा नोड नंबर 1 है। अब नोड नंबर 1 से डेटा फ्लो करेगा नोड नंबर 2 के ऊपर। तो यहां पे देख पा रहे होंगे ये कंप्लीट डब्बा सेकंड नंबर का नोड नंबर 2 हो गया। अब नोड नंबर 2 से डेटा फ्लो करेगा नोड नंबर 3 के ऊपर। तो इस तरह से नोड नंबर 3 मतलब यहाँ पे एक डब्बा है, ये कंप्लीट नोड है। तो NA10 का सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होता है कि जो डेटा होता है वो डेटा फ्लो करता है नोड टू नोड, वन नोड टू अनदर नोड। यहां पे देखो ना, जो डेटा है नोड 1 से नोड 2 के ऊपर फ्लो कर रहा है, मतलब लेफ्ट से राइट की ओर फ्लो कर रहा है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर आ चुके की फिलोसफी ऑफ NA10। NA10 की क्या फिलोसफी, कौन सी फिलोसफी, किस फिलोसफी के ऊपर NA10 काम करता है? तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? विजुअल प्रोग्रामिंग है। हम लोग को कोई भी यहाँ पे कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है, नो नीड टू राइट कोड। पॉइंट नंबर 2, नोड बेस्ड आर्किटेक्चर। तो एवरी एक्शन हैज इट्स ओन बॉक्स, मतलब हर एक एक्शन अपने आप में ही एक बॉक्स की तरह बिहेव करता है। और पॉइंट नंबर 3 क्या है? फ्लो बेस्ड प्रोसेसिंग है, मतलब जो डेटा है ऑलवेज फ्लोज लेफ्ट टू राइट। अब जो सेकंड नंबर का जो पॉइंट है नोड बेस्ड आर्किटेक्चर, एवरी एक्शन हैज इट्स ओन बॉक्स, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते, एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल कौन सा? एग्जांपल के तौर पर मान लेते हमारे पास एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल के ऊपर हमने क्या कर दी? किक लगाई, ओके, और उसके बाद हमने क्या कर दिया? गियर डाला, और गियर डालने के बाद टायर चलता है। तो यहां पे क्या हो रहा है? एवरी एक्शन अपने आप में ही एक बॉक्स है, जैसे कि यहां पे किक, गियर, टायर अपने आप में बॉक्स है, मतलब हर एक नोड का अपने आप में इंपॉर्टेंस होता है, ओके। तो इसको कैसे समझते? अगर यह काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक अगला वाला काम कैसे होगा? तो इससे हमको क्या समझ में आता है? हर एक नोड अपने पिछले वाले नोड से कनेक्टेड रहता है। अब हम समझेंगे व्हाट इज एक्चुअली वर्क फ्लो। तो वर्क फ्लो का सिंपल सा मतलब होता है अ वर्क फ्लो इज अ कलेक्शन ऑफ connected nodes that form a complete automation. It is the journey from start to end. वर्क फ्लो कुछ नहीं है, कलेक्शन है किसका? कनेक्टेड नोड्स का, जो क्या करते? एक कंप्लीट ऑटोमेशन बनाते, मतलब एक जर्नी है स्टार्टिंग से एंड तक की। एक एग्जांपल लेते, मान लेते एक बच्चा है जो फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है, तो मान लेते नोड नंबर 1 हो गई, फिर वो सेकंड क्लास में जाता है, ये नोड नंबर 2 हो गई, फिर वो थर्ड क्लास में जाता है, ये नोड नंबर 3 हो गई, फिर फोर्थ क्लास में जाता है, नोड नंबर 4 हो गई, फिर लास्ट में जाके 5th क्लास में जाता है, मतलब ये डेस्टिनेशन हो गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट और ये डेस्टिनेशन पॉइंट, एंड पॉइंट या फिर एग्जिट पॉइंट, तो ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट। तो इसी को हम लोग कहेंगे कंप्लीट वर्क फ्लो। वर्क फ्लो क्या है? कलेक्शन है किसका? नोड्स का। ये डब्बा नोड नंबर 1,
नोड नंबर 2, नोड नंबर 3, 4, 5, ये सभी के सभी डब्बे क्या है, नोड है। तो ये कंप्लीट ऑटोमेशन को हम लोग क्या बोलते हैं जनाब, ये कंप्लीट जर्नी को क्या बोलते हैं जनाब, हम लोग इसको ही बोलते हैं बेसिकली वर्कफ्लो। और नोट करने लायक बात है, जब तक यहाँ पे नोड नंबर 1 का काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक नोड नंबर 2 अपना काम स्टार्ट नहीं करेगी। अब जो वर्कफ्लो है उसके बेसिकली 3 पार्ट्स है। पार्ट नंबर 1 है एंट्री पॉइंट, इसको हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। पार्ट नंबर 2 है प्रोसेसिंग चेन, इसको मिडल पार्ट भी कहा जा सकता है। और पार्ट नंबर 3 है एंड पॉइंट, इसको एग्जिट पॉइंट भी कहा जा सकता है। तो एग्जांपल लेते हैं, एंट्री पॉइंट मतलब स्टार्ट। मान लेते एक मोटरसाइकिल है, मैंने जैसे किक मारा तो मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई। मतलब ये क्या है, ये एंट्री पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। इसको हम लोग इग्निशन की भी बोल सकते हैं, मतलब ये ट्रिगर नोड बेसिकली। फिर सेकंड वन क्या था, प्रोसेसिंग चेन। एग्जांपल के तौर पर इंजन, गियर। और एंड पॉइंट एग्जिट क्या है, जैसे किक मारा और गियर डाला उसके बाद टायर चलने स्टार्ट हो गए और हम लोग डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच गए। ये जो एंट्री पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मैंने आपको क्या कहा, इसको इग्निशन की भी बोला जा सकता है, इसको ट्रिगर नोड भी कहा जा सकता है। अब इन तीनों पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब हम लोग एंट्री पॉइंट की बात करते, स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते, तो क्या कहता है एंट्री पॉइंट, यूरी वर्कफ्लो स्टार्ट विथ ट्रिगर नोड। हर एक जो वर्क फ्लो होता है एक ट्रिगर नोड से ही स्टार्ट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट नोट ये, जब ट्रिगर नोड नॉट वर्किंग, मतलब वर्क ही नहीं कर रहा है, तो आगे का काम कैसे चलेगा। तो ट्रिगर नोड वर्क जब करने लग जाता है तो आगे का काम शुरू हो जाता है। तो ट्रिगर नोड नॉट वर्किंग, देन नेक्स्ट फ्लो नॉट वर्क। तो इसलिए हम लोग क्या करते, एंट्री पॉइंट पे क्या लगाते, ट्रिगर नोड लगाते। ट्रिगर नोड लगा देंगे, हमारा वर्क फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पर मान लेते मेरा यूट्यूब चैनल है, मैंने क्या कर दिया 9 AM को संडे को क्या कर दिया, शेड्यूल कर दिया वीडियो को। तो ये क्या हो गई, एक शेड्यूल ट्रिगर हो गया। कब जाके 9 AM संडे, जैसे इसको दिखेगा तभी ट्रिगर होगा और ट्रिगर होने के बाद हमारा वर्क फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इग्निशन की भी कहा जा सकता है इसको। और वही एग्जांपल हमारा वाला एंट्री पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, हमने क्या कर दिया, हमारी बाइक थी, मोटरसाइकिल थी, हमने क्या कर दिया, जैसे ही किक मार दी, किक मारने के ऊपर ही हमारी मोटरसाइकिल बाइक स्टार्ट हो गई। तो ये क्या हो गया, ट्रिगर नोड कहा जा सकता है इसको, एंट्री पॉइंट कहा जा सकता है इसको, या फिर इग्निशन की भी कहा जा सकता है इसको। ट्रिगर नोड जब काम नहीं करती, आगे का फ्लो काम ही नहीं करेगा। जब तक ट्रिगर नोड, मतलब आपको क्या करना है, ट्रिगर नोड को शुरुआत करना है उससे। तो ट्रिगर नोड जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, आगे का फ्लो भी स्टार्ट हो जाएगा, काम कंप्लीट होने लगेगा। अब एंट्री पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट की बातें हमने कर ली। अब हम लोग बातें करना चाहते हैं प्रोसेसिंग चेन की, मतलब मिडल वाले पार्ट की। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारी जो प्रोसेसिंग है यहां से ही शुरू होती है। तो प्रोसेसिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो लॉजिक है और जो कंडीशन है, तो लॉजिक और कंडीशन, तो लॉजिक एंड कंडीशन के नोड्स यहाँ पे होते। लॉजिक एंड कंडीशन मतलब अगर ऐसा होता है तो ये करना, अगर ऐसा नहीं होता तो ये करना। इफ डू दिस एल्स डू दैट। एक देसी एग्जांपल के तौर पर, अगर मैं पढ़ाई करता हूं तो पास हो जाऊंगा, अगर नहीं करता तो फेल हो जाऊंगा। तो प्रोसेसिंग चेन में लॉजिक एंड कंडीशन वाले नोड्स होते, डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले नोड्स होते, एपीआई कॉल्स, इंटीग्रेशन, वैलिडेशन एंड फिल्टरिंग के सब कुछ यहाँ पे होता है प्रोसेसिंग चेन के अंदर। प्रोसेसिंग चेन का मतलब क्या होता है, मान लेते मैंने क्या कर दिया, मेरी बाइक थी, जैसे मैंने किक मार दी तो किक मारने के ऊपर हमारी बाइक स्टार्ट हो गई। और प्रोसेस में क्या हो जाएगा फिर,
तो इंजन है, इंजन गियर वगैरह का जो पार्ट है तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोसेसिंग चेन के अंदर। तो समझने लायक बातें ये थी, प्रोसेसिंग चेन के अंदर जो प्रोसेस है बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होगा। एक्चुअल में जो लॉजिक लिखने वाला काम है, डेटा को कैसे ट्रांसफॉर्म करने वाला काम है, एपीआई कॉल, इंटीग्रेशन, वैलिडेशन एंड फिल्टरिंग का जो भी काम है, तो जो भी प्रोसेस वाला काम है इस प्रोसेसिंग वाले चेन के अंदर होता है। अब वर्क फ्लो का जो तीसरा नंबर का जो पार्ट है उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसको बोला जाएगा एंड पॉइंट। एंड पॉइंट को हम लोग एग्जिट पॉइंट भी बोल सकते हैं। मतलब ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है। फाइनल एक्शंस हैपन हेयर लाइक सेंडिंग एन ईमेल। मतलब एक ईमेल को सेंड कर देना, सेविंग डेटा, डेटा को सेव कर देना, नोटिफाइंग एटसेट्रा। वही हमारा एग्जाम्पल क्या है, हमारी बाइक है, हमने क्या कर दिया, किक लगाया, किक लगाने के बाद स्टार्ट हो गई। वो क्या हो गया, एंट्री पॉइंट हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ट्रिगर नोड कहा जा सकता है। फिर हमने क्या कर दिया, फिर हमने गियर लगाया। मतलब इंजन का जो भी काम है प्रोसेसिंग वाला काम, उसको क्या कहा जाएगा, प्रोसेसिंग चेन वाला काम, मिडल वाला काम। और उसके बाद हमारा जो लास्ट वाला पार्ट है एंड पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है। मतलब क्या, टायर मूविंग। मतलब जो टायर है वो मूव करने लग गए, मतलब हमारी बाइक चलने लगी। तो यही तो हम लोग चाहते थे, डेस्टिनेशन वाला पार्ट। तो यही बेसिकली क्या है, वर्क फ्लो है। वर्क फ्लो के 3 पार्ट होते, 3 स्तंभ होते। एंट्री पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, उसको हम लोग ट्रिगर नोड भी कहा जा सकता है, उसको हम लोग इग्निशन की भी कह सकते हैं। उसके एग्जांपल मैंने आपको दिया था शेड्यूल ट्रिगर। उसके बाद एंट्री पॉइंट के बाद प्रोसेसिंग चेन, जो भी प्रोसेसिंग वाला काम है, जो भी मिडल वाला काम है, उसको हम लोग प्रोसेसिंग चेन के अंदर डालते हैं। तो प्रोसेसिंग स्टार्ट यहां से होती, प्रोसेसिंग चेन से, और उसके अंदर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन नोड्स आ सकते हैं। जो भी लॉजिक वाला, कंडीशंस वाला काम है वो उसके अंदर आता है। और उसके बाद हमने एंड पॉइंट की बातें की, तो एंड पॉइंट के अंदर क्या आता है, एग्जिट पॉइंट के अंदर क्या आता है, जो भी फाइनल वाला जो एक्शंस होता है वो इसके अंदर हैपन होता है। जैसे कि कोई भी क्या करना, जैसे कि हमने सेंडिंग करना, क्या सेंडिंग करना, ईमेल को सेंडिंग करना, सेव करना डेटा को और नोटिफाई करना। अब हम बात करने वाले वर्क फ्लो टर्म्स टू रिमेंबर। वर्क फ्लो के ऐसे कुछ टर्म्स जो कि आपको याद होने चाहिए। तो पहला टर्म है ड्राफ्ट। तो इसका क्या मतलब होता है, वर्क फ्लो नॉट एट सेव। एक एग्जांपल लेते, हमारा जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम के ऊपर हमने क्या कर दिया, वीडियो को एडिट किया और पब्लिश ही नहीं किया, तो जो वीडियो बेसिकली ड्राफ्ट में चली गई। उसी प्रकार से हमने वर्क फ्लो तो बना लिया बट उसको सेव ही नहीं किया, तो उसको सेव नहीं करेंगे तो वो ड्राफ्ट में चली जाएगी। तो सेकंड नंबर की टर्म आती है वर्क फ्लो के अंदर सेव। इसका क्या मतलब होता है, वर्क फ्लो स्टोर्ड बट इनएक्टिव। मान लेते इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम के ऊपर हमने एक रील देखी और उस रील को हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। उसी प्रकार से हमने क्या कर दिया, हमारा जो वर्क फ्लो है उसको स्टोर कर दिया, उसको सेव कर दिया। तो वर्क फ्लो स्टोर्ड बट इनएक्टिव, अभी वो एक्टिव नहीं बट उसको स्टोर कर दिया गया है। वर्क फ्लो की तीसरी टर्म आती है एक्टिव। एक्टिव माने ग्रीन बटन दिखाता है, एक ग्रीन बटन हाईलाइट करता है। इसका मतलब क्या होता है, वर्क फ्लो वर्किंग स्टेट में करंटली रनिंग हो रहा है, लाइव हो रहा है। वर्क फ्लो की 4th नंबर की टर्म आती है पॉज। पॉज का क्या मतलब होता है भाईजान, पॉज का मतलब होता है टेम्पररी स्टॉप। मतलब हमने क्या कर दिया जनाब, उसको मैनुअली स्टॉप कर दिया। वर्क फ्लो की 5th नंबर की टर्म आती है एरर। एरर मतलब कुछ तो एरर है भाई, मतलब समथिंग वेंट रॉन्ग, ऐसा इश्यू आता है, ऐसा बग आता है। जब इश्यू आता है तो हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टू रिजॉल्व, हम लोग को उस इश्यू को रिजॉल्व करना होता है। वी हैव टू रिजॉल्व दैट इश्यू, we have to resolve that error, we have to resolve that bug। अब हम चर्चा करते एग्जीक्यूशन मोड्स की। एग्जीक्यूशन मोड्स का मतलब होता है स्टार्ट और एग्जीक्यूट। पहला नंबर का जो एग्जीक्यूशन मोड है उसका नाम है मैनुअल। मैनुअल का मतलब होता है यू प्रेस अ बटन टू रन। एग्जाम्पल के तौर पर सिंपल सा एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम में आप गए, इंस्टाग्राम के ऊपर आपने मैनुअली वीडियो को अपलोड कर दिया, तो ये मैनुअल मोड हो गया। सेकंड नंबर का एग्जीक्यूशन मोड
मोड आता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है, रन्स व्हेन ट्रिगर कंडीशन इज मेट। जब ट्रिगर कंडीशन मेट हो जाती, सेटिस्फाई हो जाती, तब जाके काम करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल सिंपल सा, इंस्टाग्राम के ऊपर गए, वीडियो को आपने क्या कर दिया, शेड्यूल कर दिया, मतलब ये ऑटोमेटिकली काम करने लगेगा। तीसरा नंबर का एग्जीक्यूशन मोड है टेस्टिंग। मतलब यहां पे आपने क्या कर देना है, फॉर चेकिंग इफ वर्कफ्लो वर्क और नॉट। आपने चेक करना है, मतलब यहाँ पे चेकिंग हो रहा है। फॉर चेकिंग मतलब चेकिंग हो रहा है, क्या आपका वर्कफ्लो काम कर रहा है या फिर नहीं काम कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर आ चुके, व्हाट इज एक्चुअली ए एजेंट। तो ए एजेंट को समझने से पहले हम लोग ए वर्कफ्लो को समझ लेते हैं। तो ए वर्कफ्लो का सिंपल सा मतलब होता है डेली रूटीन टास्क। जो भी डेली रूटीन टास्क है उसको ऑटोनोमस टास्क बोला जाता है। मतलब क्या, इजी टास्क। एग्जाम्पल के तौर पर पीपीटी फिल करना, ईमेल सेंड करना किसी व्यक्ति को, ये सारे के सारे टास्क को जब हम लोग ऑटोमेट करते, तो ऑटोमेट करने के बाद उसको बोला जाता है ए वर्कफ्लो। हम लोग एजेंट की बात नहीं कर रहे, ये वर्कफ्लो की बात कर रहे। ये सारे के सारे जो भी डेली रूटीन टास्क होते, ऑटोनोमस टास्क होते, इजी टास्क होते, जब हम लोग इसको ऑटोमेट करते, उसको ये वर्कफ्लो बोला जाता है। और इस ये वर्कफ्लो के अंदर जब हम लोग ब्रेन जोड़ते, तो ये वर्कफ्लो और ब्रेन दोनों मिला के बनता है एक ए एजेंट। तो ए एजेंट क्या कर सकता है, ए एजेंट डिसीजन ले सकता है खुद से, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेन की बात की। तो ब्रेन की जब भी बात आती तो डिसीजन की बात आती, लॉजिक की बात आती है। तो ए एजेंट खुद से डिसीजन ले सकते, हमने इनके अंदर एक ऑप्शन दे दिया, पावर दे दी इनको। तो ए एजेंट के पास क्या होता है, उनका खुद का दिमाग होता है, बट हमारे साइड से हम लोग इनको बता सकते हैं कि डिसीजन लेना है या फिर नहीं लेना। इन द एंड, जैसे कि कोई भी एम्प्लॉय, मान लेते कंपनी, तो कंपनी के अंदर क्या होता है, एक एम्प्लॉय होता है, एक बॉस होता है। तो बॉस एम्प्लॉय को बता सकता है कि डिसीजन लेना है कि नहीं लेना। तो यहाँ पे जो एजेंट है उसके पास डिसीजन लेने की कैपेबिलिटीज है। एग्जाम्पल के तौर पर वो क्या है, एक तरह के एम्प्लॉय है, बट बॉस कौन है, हम। तो इन द एंड ये एजेंट डिसीजन ले सकते हैं, इनके पास ब्रेन होता है खुद का, बट हम लोग इनको बता सकते हैं कि डिसीजन लेना है या फिर नहीं लेना। तो ए एजेंट क्या है, ए एजेंट के डिजिटल एम्प्लॉय है। ये क्या कर सकते हैं, मेक डिसीजंस, मतलब खुद से डिसीजन ले सकते हैं। ए एजेंट क्या करते, टूल्स का यूज करते, जैसे कि एपीआईज, सर्च, डेटाबेसेस। एग्जाम्पल के तौर पर जीमेल। तो जीमेल को क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली ईमेल सेंड कर देगा जीमेल के ऊपर। इंस्टाग्राम को एक्सेस करेगा ऑटोमेटिकली। तो ये सब कुछ एजेंट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एजेंट के पास क्या आ गई, डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी आ गया, ब्रेन आ गया, तो इसलिए ये काम कर रहा है। नोट करने लायक बात है, ये क्या करता है, रिमेंबर करता है। किसको रिमेंबर करता है, पास्ट कन्वर्सेशंस को। जैसे कि चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी भी क्या करता है, रिमेंबर करता है पास्ट कन्वर्सेशन को। मतलब इनके पास मेमोरी होती, तो मेमोरी का यूज करते हुए वो क्या करता है, रिमेंबर करता है सारे के सारे कन्वर्सेशन को, क्या क्या बोला था, क्या हुआ था, सब कुछ इनके पास होता है। तो फोर्थ नंबर का पॉइंट है वर्क ऑटोनोमसली। ये जो ए एजेंट है, जो भी डेली रूटीन टास्क होते उनको ऑटोमेटिकली कर लेते। अब हम बात करते जो ए एजेंट है, उसके जनरली 4 पार्ट्स होते। तो कोई भी एजेंट है उसके पास क्या होता है, ब्रेन मतलब जो एलएलएम है, एलएलएम जैसे कि जीपीटी, क्लाउड, जेमिनी एटसेट्रा। तो एलएलएम इज नथिंग बट लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो नोट करने लायक बात क्या है, जो एजेंट है उनके पास दिमाग होता है, बट इन द एंड हम लोग ही उनको बताते कि डिसीजन आपको लेना है या फिर नहीं लेना। तो पॉइंट नंबर 2 क्या है, मेमोरी। ये क्या करते, रिमेंबर करते कॉन्टेक्स्ट को। एग्जाम्पल के तौर पर चैट जीपीटी की बात करें, दे मस्ट हैव मेमोरी। मतलब जब चैट जीपीटी के ऊपर जाते, कुछ कन्वर्सेशन करते, तो क्या करता है,
याद रखता है। अगर मेमोरी नहीं दोगे तो क्या बन जाएगा, वो गजनी बन जाएगा। ये टूल्स को एक्सेस कर सकते हैं जिसकी एपीआईज, ईमेल, वेब सर्च। एग्जांपल के तौर पर इसके एग्जांपल है गूगल शीट, गूगल डॉक्स, जीमेल। इन सारे टूल्स को एक्सेस कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट 4th नंबर का पॉइंट क्या है, ट्रिगर्स। कब स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ट्रिगर करना पड़ता है। वी हैव टू गिव सम इनपुट, तभी तो आउटपुट आएगा। ट्रिगर्स जैसे कि यूजर मैसेज, शेड्यूल, इवेंट्स एटसेट्रा। अब हम समझने वाले व्हाट इज एक्चुअली नोड्स। हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की है व्हाट इज एक्चुअली नोड्स, बट फिर से डिटेल में पढ़ते। मैंने आपको क्या सिखाया, वर्क फ्लो क्या होता है। वर्क फ्लो होता है सोल, आत्मा बोला जाता है इसको। बट जो नोड्स होते वो क्या कह सकते हैं, उनको हम लोग मसल्स, ऑर्गन्स कह सकते हैं। टेक्निकल भाषा की बात करें तो नोड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन। नोड्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन है। तो एक एग्जांपल करते, मान लेते एक पूरा डब्बा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, नोड कहेंगे। तो मान लेते नोड नंबर 1, तो डेटा लेफ्ट टू राइट फ्लो करेगा, नोड टू नोड फ्लो करेगा। तो यहां पे डेटा फ्लो किया नोड 1 से नोड 2। ये जो कंप्लीट डब्बा होता है उसी को हम लोग नोड कह सकते हैं। तो नोड 2 से नोड 3 के ऊपर डेटा फ्लो किया, नोड 3 से नोड 4 के ऊपर डेटा फ्लो किया, नोड 4 से नोड 5 के ऊपर डेटा फ्लो किया। तो जनरली 3 मेन टाइप्स ऑफ नोड्स होते, कौन कौन से, फंक्शन नोड। फंक्शन कैसे, मान लेते एग्जांपल करते ट्रिगर नोड। ट्रिगर नोड मतलब मान लेते कोई मोटरसाइकिल है, आपने जब किक लगाई तब जाके वो ट्रिगरिंग पॉइंट हो गया, इग्निशन की हो गई, तुरंत आपकी मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई। तो स्टार्ट करने के लिए हमने ट्रिगर नोड का इस्तेमाल कर लिया। दूसरे टाइप के नोड होते रेगुलर नोड। तीसरे टाइप के नोड होते कोर नोड्स, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम डिटेल में डिस्कस करते फंक्शन नोड्स के बारे में। ये जो फंक्शन नोड्स होते ये क्या करते, स्टार्ट करते वर्क फ्लो को। तो पहला फंक्शन नोड है ट्रिगर नोड्स। ये क्या करते, स्टार्ट करते वर्क फ्लो को। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा मोटरसाइकिल, जब हम लोग मोटरसाइकिल को किक मारेंगे तब वो ट्रिगरिंग पॉइंट बनेगा, ट्रिगर नोड बनेगा और हमारा मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर वर्क फ्लो को स्टार्ट करना चाहते तब जाके ट्रिगर नोड्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरा नंबर का फंक्शन नोड है वेब हुक ट्रिगर नोड्स। वेब हुक ट्रिगर नोड्स का मतलब क्या होता है, मान लेते मैंने क्या कर दिया, रिसीव कर दिया। क्या रिसीव कर दिया, डेटा को रिसीव कर दिया एक्सटर्नल सिस्टम से। रियल टाइम में मैंने क्या कर दिया, रिसीव किया। क्या रिसीव किया, डेटा को। कहां से, एक्सटर्नल सिस्टम से। एग्जांपल के तौर पर गूगल शीट। गूगल शीट के अंदर डेटा आता है आउटसाइड से। आउटसाइड से कहां से आ सकता है, फेसबुक ऐड से। जब डेटा आए गूगल शीट के अंदर तुरंत ये नोड स्टार्ट हो जाए। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, ट्रिगर नोड्स का मतलब क्या होता है, अगर आपको वर्क फ्लो को स्टार्ट करना होता है तब जाके ट्रिगर नोड्स का इस्तेमाल करिए। और वेब हुक ट्रिगर नोड्स का मतलब क्या होता है, जब भी बाहर से, आउटसाइड से डेटा आता है रियल टाइम में। एग्जांपल के तौर पर फेसबुक ऐड से गूगल शीट के अंदर जब भी डेटा आए, जब भी डेटा आता है तुरंत ये क्या हो जाती, नोड स्टार्ट हो जाती। नोट करने लायक बात क्या है, अगर नोड के अंदर डेटा आया ही नहीं तो जाके जो नेक्स्ट वर्क फ्लो है, नेक्स्ट फ्लो है, वर्क ही नहीं करेगा, स्टार्ट ही नहीं करेगा। तो डेटा आना बहुत ही जरूरी हो जाता है इसके अंदर। तीसरा नंबर का फंक्शन नोड है शेड्यूल ट्रिगर नोड। इसका मतलब क्या होता है, ये बेसिकली टाइम बेस्ड ऑटोमेशन है। एग्जांपल के तौर पर डेली रिपोर्ट्स एंड बैकअप्स। तो समझो इसको, 9 AM को वीडियो स्टार्ट होगी तो 9 AM को डेटा आएगा, शेड्यूल ट्रिगर नोड स्टार्ट हो जाएगी, अपना काम करने लगेगी। तो शेड्यूल ट्रिगर नोड को समझने के लिए एक और एग्जांपल से इसको समझते। यू बाय समथिंग, आपने क्या कर दिया, कुछ बाय कर लिया। तो बाय करने के बाद वो जो कंपनी है, वो जो वेबसाइट है जिसके ऊपर से आपने बाय किया, तो आपसे क्या मांगेगी, वहां पे जाने के बाद आपने बाय करते समय डेट ऑफ बर्थ दिया होगा। जो भी XYZ कंपनी है, आपके डेट ऑफ बर्थ के टाइम, मान लेते आज मैंने कोई मोबाइल फोन या फिर कोई भी चीज बाय कर दी, तो डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दी। तो नेक्स्ट ईयर वो जो कंपनी है आपको क्या करेगी, विश करेगी।
विशिंग यू हैप्पी बर्थडे। ओके, ऐसा ईमेल आएगा, ऑटोमेटिकली सेंड करेगा नेक्स्ट ईयर को। तो ये क्या हो गई, शेड्यूल ट्रिगर नोड हो गई। कब काम करेगी, जब डेट ऑफ बर्थ आप डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपके जीमेल के ऊपर ईमेल सेंड हो जाएगा, आपके डेट ऑफ बर्थ जब होगी तब जाके। तो फोर्थ नंबर का फंक्शन नोड कौन सा है, ईमेल ट्रिगर। ये कब फायर होती है, फायर्स व्हेन इनकमिंग ईमेल्स अराइव। जब भी इनकमिंग ईमेल आता है तब जाके ईमेल ट्रिगर स्टार्ट हो जाती, फायर हो जाती है। नोट कर लेना भाई साहब, अगर इनकमिंग ईमेल आया ही नहीं तो ईमेल ट्रिगर वर्क ही नहीं करेगा, स्टार्ट ही नहीं करेगा। यू हैव टू मेक श्योर, आपको मेक श्योर करना पड़ता है ईमेल अगर आता है तब जाके ईमेल ट्रिगर वर्क करेगा, स्टार्ट करेगा। तो अभी अभी मैंने आपको क्या सिखाया, शेड्यूल ट्रिगर नोड। शेड्यूल ट्रिगर नोड का मतलब क्या है, ये टाइम बेस है। जैसे कि 9 AM को यहाँ पे वीडियो स्टार्ट हुई तो 9 AM को डेटा आया, उसी प्रकार से मैंने किसी वेबसाइट के ऊपर डेट ऑफ बर्थ डाली तो अगले साल डेट ऑफ बर्थ के टाइम आपके जीमेल के ऊपर ईमेल सेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ईमेल ट्रिगर का मतलब क्या होता है, जब भी ईमेल आता है, जब भी इनकमिंग ईमेल आता है तुरंत क्या हो जाती, फायर हो जाती ईमेल ट्रिगर वाली नोड। तो फिफ्थ नंबर का फंक्शन नोड होता है मैनुअल ट्रिगर नोड। मैनुअल ट्रिगर नोड का मतलब क्या होता है, ये टेस्टिंग डेवलपमेंट के काम आता है। हम लोग खुद से मैनुअली टेस्टिंग करना चाहते, चेक करना चाहते कि हमारी जो ट्रिगर है, हमारी जो ट्रिगर नोड है वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही, तब जाके हम लोग मैनुअल ट्रिगर नोड्स के इस्तेमाल करते। वही अपना घिसा पीटा एग्जाम्पल, मोटरसाइकिल जब हम लोग किक मारते तब जाके, मतलब हमने मैनुअली किक मारी तब जाके मोटरसाइकिल हमारी बाइक स्टार्ट हो गई। तो 6 नंबर का फंक्शन नोड है वेब हुक रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, सेंड करता है। क्या सेंड करता है, रिस्पॉन्स आपको सेंड करता है। अब नोट करने लायक बात है, हमारा जो वेब हुक ट्रिगर है और हमारा जो वेब हुक रिस्पॉन्स है, दोनों के दोनों नियरली सेम काम करते। अगर वेब हुक ट्रिगर हो जाएगा, अगर वेब हुक ट्रिगर हो जाएगा तब जाके वेब हुक रिस्पॉन्स आल्सो गोज। मतलब क्या बोला मैंने, जब वेब हुक ट्रिगर हो जाएगा तो वेब हुक रिस्पॉन्स भी जाएगा। एग्जांपल करते, आपने क्या कर दिया, आपने किसी वेबसाइट के ऊपर गए और एक फॉर्म को फिल कर दिया। आपने अपना ईमेल डाला, अपना नेम डाला, अपना फोन नंबर डाला और सबमिट बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक कर दिया तो यहां पे क्या हो गया, ट्रिगर स्टार्ट हो गया। बट ट्रिगर कब स्टार्ट हुआ, जब आपने ईमेल डाला, नेम डाला, फोन नंबर डाला और क्लिक बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक कर दिया, नेक्स्ट वर्क स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट फ्लो स्टार्ट हो गया। अब लास्ट ट्रिगर में क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। कैसा रिस्पॉन्स, थैंक यू आफ्टर सबमिट, ऐसा रिस्पॉन्स आ सकता है, या फिर रिस्पॉन्स ऐसा आ सकता है, थैंक यू परचेसिंग दिस हेडफोन दिस ऑर्डर, इस टाइप का रिस्पॉन्स भेज सकता है आपको। कब आपको ये ट्रिगर स्टार्ट करना है, जब वेब हुक रिस्पॉन्स आए या फिर वेब हुक ट्रिगर हो। फंक्शन नोड्स के बाद हम लोग बातचीत करना चाहते हैं रेगुलर नोड्स के बारे में। रेगुलर नोड्स बेसिकली मेन एक्शंस को दर्शाता है। रेगुलर नोड्स को ऐसे समझे, आपकी मोटरसाइकिल है, आपने किक मार दी तो मोटरसाइकिल स्टार्ट होगी। अब गियर और उसका जो प्रोसेस वाला काम है वही तो मेन एक्शन है, और जो कंप्लीट प्रोसेस है, कंप्लीट मेन एक्शन है, उसी को हम लोग रेगुलर नोड्स के अंदर डालते हैं। तो फर्स्ट वाली रेगुलर नोड है बेसिकली कम्युनिकेशन नोड्स। कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म जैसे कि जीमेल, स्लैक, व्हाट्सएप, जो भी सोशल मीडिया के ऊपर आपको पोस्टिंग करनी होती तब जाके कम्युनिकेशन नोड्स की हमको याद आती है। तो सबसे पहले ट्रिगर हुआ नोड, तो इसको बोलेंगे स्टार्टिंग, और उसके बाद सब कुछ मेन एक्शन, सब कुछ प्रोसेस। मतलब हमने क्या कर दिया, मोटरसाइकिल को किक मारा, किक मारने के बाद वो स्टार्ट हो गया, बट जो प्रोसेस वाला काम है, गियर, इंजन वाला, उसको हम लोग मेन एक्शन बोल रहे, उसी को हम लोग रेगुलर नोड बोल रहे। अब नोट करने लायक बात है, कम्युनिकेशन नोड के अंदर दे टॉक विथ नेक्स्ट फ्रंट टूल, मतलब वो नेक्स्ट वाले फ्रंट टूल से बातचीत करता है। मतलब हमने क्या सीखा, फर्स्ट वन क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग क्या है, ये ट्रिगर नोड है।
तो ट्रिगर नोड क्या करेगी, स्टार्ट करेगी वर्क फ्लो को, बट जो सेकंड वाला नोड था वही हमारा मेन एक्शन था। अब नोट करने लायक बात है, कम्युनिकेशन नोड्स को ऐसे समझिए, कम्युनिकेशन नोड्स क्या करते, बातचीत करते किसके साथ, नेक्स्ट फ्रंट टूल के साथ। और फ्रंट टूल कौन कौन से हो सकते हैं, फ्रंट टूल जैसे कि जीमेल, स्लैक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पोस्टिंग, मतलब यहाँ पे जो भी जीमेल है, गूगल शीट है, व्हाटएवर जो भी आप अटैच करोगे उसके साथ कौन बातचीत करेगा, कम्युनिकेशन नोड्स। तो सेकंड वाला रेगुलर नोड्स आता है डेटा स्टोरेज नोड्स। एग्जाम्पल के तौर पर गूगल शीट्स, एयरटेबल, माइस्क्यूएल, ड्रॉपबॉक्स एटसेट्रा। नोट करने लायक बात है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं डेटा के बारे में। डेटा मतलब यहाँ पे डेटा के सेव होने की बातचीत हो रही है। मतलब हम लोग गूगल ड्राइव के अंदर डेटा सेव कर सकते, गूगल शीट के अंदर, एयरटेबल, माइस्क्यूएल, ड्रॉपबॉक्स, इन सब के अंदर डेटा सेव होता है। तो यही बेसिकली मेन एक्शन है। तो देखो स्टार्ट हो गया, ट्रिगर हो गया, उसके बाद यहाँ पे मेन एक्शन किसके अंदर, डेटा स्टोरेज नोड्स के अंदर। नोट करने लायक बात है, अगर हमारा डेटा सेव ही नहीं हुआ तो आगे का काम कैसे होगा। तीसरा नंबर का रेगुलर नोड्स आता है सीआरएम बिजनेस नोड्स, जैसे कि सेल्सफोर्स, हबस्पॉट, शॉपिफाई, ई कॉमर्स एटसेट्रा। नोट करने लायक बात है, मान लेते मैंने क्या कर दिया, मैंने कुछ ऑर्डर किया, जब ऑर्डर आ जाता है, ऑर्डर आने के बाद यहां पे नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हुआ। एग्जांपल के तौर पर आपने नोटिस किया होगा, जब प्रोडक्ट ऑर्डर रिसीव होता है ऑटोमेटिकली एक ईमेल आपके जीमेल के ऊपर सेंड कर दिया जाता है, ऑर्डर रिसीव टू यू। एक और नोट करने लायक बात है, एग्जांपल करते, अगर प्रोडक्ट आउट फॉर डिलीवरी होता है तब ऑटोमेटिकली एक ईमेल आ जाता है। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, ये ऑटोमेशन से पॉसिबल हो रहा है। और आपका जो नाम होता है डायनेमिक होता है, एग्जांपल के तौर पर हाई एमबीएस, हाई एमएस एटसेट्रा। अब फोर्थ नंबर का रेगुलर नोड्स है यूटिलिटी नोड्स। एग्जांपल के तौर पर एचटीटीपी रिक्वेस्ट, फाइल ऑपरेशन, इमेज प्रोसेसिंग, पीडीएफ जनरेशन एटसेट्रा। यूटिलिटी नोड्स से बेसिकली ये हेल्प करता है हमको हमारा जो वर्क फ्लो है उसको वर्किंग स्टेट में रखने का। एग्जांपल करते, मान लेते मेरे को क्या चाहिए था, आई वांट फाइनल आउटपुट, मेरे को एक फाइनल आउटपुट चाहिए था, मेरे को पीडीएफ जनरेट होके आए, ऐसा मैं चाहता था। तो आउटपुट क्या आया, आउटपुट आया टेक्स्ट। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे यूटिलिटी नोड्स का इस्तेमाल कर लिया। तो जैसे मैंने यूटिलिटी नोड्स का इस्तेमाल कर लिया तो मेरा जो टेक्स्ट था बेसिकली उसको उसने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, पीडीएफ के अंदर। तो टेक्स्ट टू पीडीएफ कन्वर्ट हो गया। अब हम बातचीत करना चाहते कोर नोड्स के बारे में। कोर नोड्स बेसिकली फाउंडेशन है। हम लोग कोर नोड्स को लॉजिक नोड्स भी कह सकते हैं। लॉजिक नोड्स कैसे, इफ दिस हैपन दिस ए वर्क फ्लो स्टार्ट। अगर ऐसा होता है तो ए वर्क फ्लो को स्टार्ट करो, अगर ऐसा नहीं होता तो बी वर्क फ्लो को स्टार्ट करो। मतलब जब भी हम लोग अगर मगर की बातें करते तो हमको याद आती कोर नोड्स के अंदर लॉजिक नोड्स की। तो लॉजिक नोड्स के अंदर क्या होता है, इफ एल्स कंडीशंस होती है, मर्ज नोड होती है। तो इफ एल्स कंडीशंस को यहाँ पे देखो, अगर मेरी बाइक वर्क नहीं करती तब बिहाइंड से मेरे ब्रदर की बाइक आ रही है एज अ बैकअप प्लान के तौर पर। मतलब अगर ऐसा होता है तो ये करना, अगर ऐसा नहीं होता तो वो करना। और मर्ज नोड का मतलब क्या है, जो भी ईफ और बट की चीजें उन सबको मर्ज कर देना और फाइनल आउटपुट को प्रेजेंट कर देना। सेकंड नंबर का कोर नोड्स आता है डेटा मैनिपुलेशन नोड्स। इसके अंदर क्या आता है, सेट नोड, फंक्शन नोड। फंक्शन नोड मतलब हम लोग कस्टम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, उसकी मदद से इसको बनाएंगे। डेटा मैनिपुलेशन को ऐसे समझो, वी आर चेंजिंग समथिंग, हम लोग कुछ चेंजेस कर रहे हैं। बेसिकली डेटा मैनिपुलेशन एक वर्ड है, नॉट अ फीचर। फीचर नहीं है, एक वर्ड ही समझो। कोर नोड्स के अंदर तीसरा नंबर का नोड आता है फ्लो कंट्रोल नोड्स। नाम से ही पता चल रहा है फ्लो को कंट्रोल करने का काम करेगा। जैसे कि स्प्लिट इन बैचेस, वेट नोड मतलब वेट कराएगा, स्टॉप एरर स्टॉप करेगा, एरर को देखेगा। नोट करने लायक बात है, वी वेट,
हम लोग वेट कर रहे, हम लोग क्या कर रहे, हमारे जो फ्लो है, फ्लो भाई साहब को क्या बोल रहे, फ्लो भाई साहब आपको 2 मिनट तक वेट करना है और 2 मिनट जब खत्म हो जाए तब जाके आगे का काम करना है। वही हमारा घिसा पिटा एग्जाम्पल, हमने क्या कर दिया, बाइक को किक मार दी, स्टार्ट कर लिया। अब हम लोग क्या कर गए, हम लोग किसी सिटी में जाते, वहां पे क्या होता है, ट्रैफिक लाइट होता है। जैसे ही रेड लाइट आ जाए हम लोग ने क्या कर देना है, हम लोग ने वेट कर लेना है 1 मिनट का, और जैसे 1 मिनट खत्म हो जाता है फिर से हम लोग चलने लगेंगे। मतलब हम लोग क्या करना चाहते हैं, हमारा जो वर्क फ्लो है, हमारा जो फ्लो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमने क्या कर देना है, हमने वेट नोड का इस्तेमाल करना है, हमने बैचेस को स्प्लिट कर देना है, स्टॉप एरर का इस्तेमाल कर लेना है। 4th नंबर का कोर नोड्स आता है, यूटिलिटी कोर नोड्स। ये किसकी बातें करता है, ये डेट टाइम की बातें करता है, क्रिप्टो की बातें करता है, एक्सएमएल एचटीएमएल की बातें करता है, स्प्रेडशीट की बातें करता है। मैंने आपको ऑलरेडी सिखा के रखा है यूटिलिटी के अंदर भी, पीछे जाके देखोगे तो यूटिलिटी की बातें वहां पे की थी। तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, ये हेल्पिंग करता है। क्या हेल्पिंग करता है, हमारा जो वर्क फ्लो है उसको वर्किंग स्टेट में रखने का हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे नोड एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर, ढांचा कैसा है इनका। एनाटॉमी का सिंपल सा मतलब है हाउ फ्लो वर्क, फ्लो कैसे वर्क कर रहा है। नोट करने लायक बात है, एवरी नोड हैज सम इनपुट, हर एक नोड के पास एक इनपुट होता है। तो नोट करने लायक बात है, हमारे जो इनपुट होता है लेफ्ट से राइट को डेटा मूव करता है, जाता है। आउटपुट की केस में डेटा रिसीव होता है। तो एनाटॉमी कैसी है, पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेसिंग होगी, फिर आउटपुट आएगा। मान लेते एक नोड है, तो सबसे पहले इनपुट हुआ, फिर डेटा लेफ्ट से राइट की ओर नोड टू नोड मूव करने लगा, फिर प्रोसेसिंग हुई सेकंड नोड के अंदर, फिर डेटा सेकंड नोड से थर्ड नोड के ऊपर मूव कर रहा है और बाद में जाके आउटपुट आया थर्ड वाले नोड के अंदर। तो नोट करने लायक बात क्या है, इनपुट कनेक्शन पॉइंट मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द पैनल होता है, रिसीव करता है डेटा को, और आउटपुट कनेक्शन पॉइंट राइट साइड ऑफ द पैनल होता है, सेंड्स डेटा। तो यहां पे देख पा रहे होंगे इनपुट हमारी नोड नंबर 1 के अंदर, फिर प्रोसेस हुआ डेटा और फाइनली आउटपुट आया। तो ये जो मैंने लिखा है इसको ध्यान से समझना। लेफ्ट साइड ऑफ द पैनल है, रिसीव कर रहा है डेटा को फर्स्ट नोड से, और यहां पे सेकंड नोड का जो राइट साइड पैनल है वो सेंड कर रहा है डेटा को थर्ड नोड के पास। क्या समझा हमने, ये जो सेकंड नोड है तो यहाँ पे फर्स्ट नोड से जो भी डेटा आया वो यहाँ पे सेकंड नोड के लेफ्ट हैंड साइड का जो पैनल है उसने रिसीव किया। अब जो सेकंड नोड है उसका राइट साइड का जो पैनल है वो सेंड करेगा डेटा को थर्ड नोड के पास। तो आइकन और नेम को समझने के लिए मान लेते मेरे पास नोड नंबर 1 था, जहां पे बेसिकली क्या था, इनपुट हो रहा था। तो यहां पे डेटा नोड नंबर 1 से नोड नंबर 2 के ऊपर फ्लो किया और यहां पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई। अब मेरे को क्या करना है, किसी टूल को यूज करना है। तो टूल को यहां पे मैंने यूज कर लिया। तो टूल को यूज करने के बाद डेटा नोड नंबर 2 से नोड नंबर 3 के ऊपर फ्लो किया और यहां पे आउटपुट आया। मतलब यहाँ पे जो भी टूल यूज करने तो यहाँ पे बीच में यूज करना है और बाद में जाके यहाँ पे जो सेकंड नोड से थर्ड नोड के ऊपर हमने मूव किया है। अब हम लोग बातचीत करना चाहते हैं स्टेटस इंडिकेटर्स की। ग्रीन का मतलब होता है वर्किंग, रेड का मतलब होता है समथिंग एरर आ चुका है, ग्रे का मतलब क्या होता है नॉट एग्जीक्यूटेड, और ऑरेंज का क्या मतलब होता है रनिंग। तो वही बताया मैंने, ग्रीन का मतलब क्या होता है सक्सेस, रेड का मतलब क्या होता है एरर आ चुका है, और ग्रे का मतलब क्या होता है नॉट एग्जीक्यूटेड, और यहाँ पे ऑरेंज का मतलब होता है रनिंग। अब नोड्स कॉन्फ़िगरेशन की बातचीत कर दे तो यहाँ पे ये बेसिकली प्रैक्टिकल वाला पार्ट है। हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। बेसिकली हमारे पास 3 टैब होते हैं। एक होता है पैरामीटर्स टैब। पैरामीटर्स टैब का मतलब क्या होता है, व्हाट द नोड डज, नोड क्या कर रहा है ये बताता है। दूसरा होता है सेटिंग टैब। सेटिंग टैब का मतलब क्या होता है, हाउ इट बिहेव्स, मतलब एक काम कैसे कर रहा है ये बताता है। और तीसरा होता है क्रेडेंशियल टैब। तो क्रेडेंशियल टैब का मतलब क्या होता है, जो भी सिक्योर लॉगिन वाला काम है
या फिर एपीआई का एक्सेस वाला काम है, ये इसके अंदर होता है। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे तो वहां पे मैं आपको समझा दूंगा। अब हम बात करेंगे हाउ डेटा मूव्स इन n8n। n8n के अंदर कैसे डेटा मूवमेंट करता है। तो पहले तो इनपुट होता है। इनपुट माने मान लेते कोई भी रॉ वेजिटेबल है तो रॉ वेजिटेबल इनपुट हुआ। इनपुट के बाद होता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग माने कुकिंग करना। और लास्ट में होता है आउटपुट। आउटपुट मतलब रेडी डिश। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने क्या कर दिया, एक नोड बनाया। ये इनपुट रॉ वेजिटेबल है। अब डेटा लेफ्ट टू राइट नोड टू नोड मूवमेंट करेगा। सेकंड नोड के ऊपर यहाँ पे होगा प्रोसेस। प्रोसेस मतलब कुकिंग। फिर डेटा सेकंड नोड से थर्ड नोड के ऊपर मूवमेंट कर रहा है और यहाँ पे आएगा आउटपुट। आउटपुट मतलब हमारी डिश रेडी है। तो यही बेसिकली n8n के अंदर डेटा का मूवमेंट होता है। इनपुट फिर प्रोसेस फिर आउटपुट। अब हम समझेंगे एक्सप्रेशंस एंड फिक्स क्या होता है। बेसिकली ये पैरामीटर है नोड्स के अंदर। तो एक्सप्रेशन का मतलब होता है, एक्सप्रेशन क्या करता है, हैंडल करता है डायनेमिक डेटा को। और डायनेमिक डेटा का मतलब क्या है, दोज डेटा, कुछ ऐसा डेटा विच चेंजेस एवरी टाइम, जो बारंबार चेंज होता रहे। एग्जाम्पल करते, मान लेते मेरे को क्या करना है, 1000 बंदों को 1000 लोगों को क्या करना है, ईमेल सेंड करना है बंच में। बट एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, बट रियल नेम फिक्स, उनका जो रियल नेम है वो फिक्स होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हाई एमबीएस, तो एमबीएस यहाँ पे उस बंदे का नाम फिक्स है। हाई एमएस, तो एमएस नाम के बंदे का नाम फिक्स है। हाई जो, तो जो नाम का बंदे का नाम फिक्स है। हाई सचिन, तो सचिन नाम का बंदा है उसका नाम फिक्स है। तो डायनामिक नेम्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए ऐसा हम लोग चाहते हैं। तो एक्सप्रेशन का यूज करेंगे हम लोग। जब हम लोग प्रैक्टिकली पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद आता है फिक्स। फिक्स का मतलब होता है अप्लाई कांस्टेंट प्रॉम्प्ट्स। एग्जांपल के तौर पर एमबीएस नाम का बंदा है, उसको बारंबार ईमेल जाता रहे। ईमेल एवरी टाइम गोज टू एमबीएस। हम लोग क्या चाहते हैं, कस्टमर सपोर्ट को बारंबार ईमेल जाता रहे जाता रहे जाता रहे। अब हम समझते हैं वर्कफ्लो एंड एग्जीक्यूशन स्टेटस के बारे में। तो जब भी आपको ग्रीन टॉगल बटन दिखाई दे तो उसका मतलब होता है हमारे जो वर्क फ्लो है एक्टिव स्टेट में है, रनिंग है, लिसनिंग कर सकता है ट्रिगर्स को। और जब भी आपको ग्रे टॉगल बटन दिखाई दे तो हमारा वर्क फ्लो इनएक्टिव है, फिक्स है, या फिर डिसेबल कहा जा सकता है। उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टेटस नंबर 1, वेटिंग की बातें करते। हमारी जो ट्रिगर नोड है वेटिंग करती है नेक्स्ट वर्क फ्लो टू हैपन। मतलब हमारी जो ट्रिगर नोड है वेट कर रही है कि नेक्स्ट वर्क फ्लो कब हैपन हो। सेकंड वाला एग्जीक्यूशन स्टेटस होता है एग्जीक्यूटिंग। इसका मतलब है करंटली प्रोसेसिंग में। और थर्ड वाला एग्जीक्यूशन स्टेटस होता है सक्सेस, मतलब कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली। और फोर्थ नंबर का एग्जीक्यूशन स्टेटस होता है एरर। इसका मतलब है फेल ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। और फिफ्थ नंबर का एग्जीक्यूशन स्टेटस होता है कैंसल, हमने इसको मैन्युअली स्टॉप कर दिया। और सिक्स्थ नंबर का एग्जीक्यूशन स्टेटस होता है टाइम आउट। इसका मतलब क्या होता है, एक्सीडेड टाइम लिमिट, मतलब टाइम लिमिट के बाहर चला गया। अब हम चर्चा करते हैं क्रेडेंशियल्स एंड ऑथेंटिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं एपीआई की ऑथेंटिकेशन की। तो नोट करने लायक बात क्या है, हम लोग यहाँ पे क्या करते, हम लोग यहाँ पे एपीआईज का यूज करते ताकि सामने वाली सर्विस से हमारे पास क्या आ सके, डेटा आ सके। एक एग्जांपल से समझते इसको। मान लेते मेरे पास फेसबुक एड्स से क्या आ रही, लीड्स आ रही। अब मैं क्या करता हूँ, उन लीड्स के जो डेटा है गूगल शीट के अंदर सेव कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ उन सभी लीड्स को ईमेल भेजी जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो जो ईमेल है ए एजेंट से लिखी जाए। और हमको मालूम है ए एजेंट के पास क्या होता है, खुद का ब्रेन होता है। अगर ए एजेंट के पास खुद का ब्रेन होता है तो हर इंसान के लिए अलग अलग रिस्पॉन्स वो जनरेट कर पाता है। मैं क्या चाहता हूँ, सबको ईमेल तो चली जाए लेकिन हर ईमेल थोड़ा अलग हो, कॉन्टेक्स्ट सेम रहना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट सेम रहना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी जो पूरा प्रोसेस है, हम लोग क्या कर सकते, जो ए एजेंट है तो ए एजेंट के तौर पर चैट जीपीटी को यूज कर सकते, क्योंकि चैट जीपीटी क्या है, एक ए एजेंट तो है ना। अब जितने भी ए एजेंट होते उनको चलाने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, एपीआई होनी चाहिए। तो चैट जीपीटी को चलाने के लिए हमको एक एपीआई की जरूरत पड़ेगी।
एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई क्या काम करता है? एपीआई एक ब्रिज होता है जो हमारे टूल, मतलब हमारा टूल कौन सा है? हमारा टूल है n8n। और चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी बेसिकली एक एआई एजेंट है। तो एआई एजेंट और हमारा जो टूल है n8n, इन दोनों के बीच का ब्रिज वाला काम ये करेगा एपीआई। मतलब हमारा टूल जो n8n है और चैट जीपीटी, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन जाएगा। अब नोट करने लायक बात है, जो चैट जीपीटी है उसकी जो एपीआई है पेड होती है, लेकिन हमारा जो n8n है, n8n के अंदर आपको 100 फ्री क्रेडिट्स मिलते, जिससे आप लोग क्या कर सकते, अपना पूरा वर्क फ्लो को टेस्ट कर पाते, रन कर पाते, यूज कर पाते। ये कंप्लीट एपीआई की ऑथेंटिकेशन होता है। अब हम बातचीत करते OAuth 2 ऑथेंटिकेशन की। तो इसके कॉन्सेप्ट की बातें करते। OAuth 2 में क्या होता है, हम सामने वाले व्यक्ति से, मतलब सामने वाले पर्सन या फिर प्लेटफॉर्म से परमिशन, मतलब कंसेंट लेते। एग्जाम्पल करते, तो मान लेते सामने वाला व्यक्ति है, तो उससे मैं कहता हूँ भाई साहब मैं आपके अकाउंट को कनेक्ट करना चाहता हूँ, आपके अकाउंट के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए आपकी परमिशन चाहिए मेरे को। ये परमिशन बेसिकली हमारे पास भिन्न भिन्न तरह के प्लेटफॉर्म से, गूगल हो जाए, फेसबुक हो जाए, माइक्रोसॉफ्ट हो जाए, या फिर गूगल की प्रोडक्ट, गूगल शीट हो जाए, गूगल ड्राइव हो जाए, गूगल डॉक हो जाए। तो यहाँ पे भिन्न भिन्न तरह के जो प्लेटफॉर्म है उनकी जो ऑथेंटिकेशन है उनमें डिफर आता है, अलग अलग हो सकती है। मतलब हर प्लेटफॉर्म का अलग OAuth सिस्टम होता है। इन सभी प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती, उनके क्रेडेंशियल्स की जरूरत पड़ती है। अब क्रेडेंशियल्स का मतलब क्या होता है, ऑथेंटिकेशन के डिटेल्स। हमको क्या लेनी पड़ती, ऑथेंटिकेशन के डिटेल्स लेने पड़ते हैं, ताकि हम लोग क्या कर पाए, एप्लीकेशन या फिर टूल से कनेक्ट कर पाए। अब नोट करने लायक बात है, अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ गूगल शीट से अटैच करना हो तो गूगल शीट से बहुत ही सिंपल होता है। आपको क्या करना पड़ता है, साइन इन करके आपका काम बन जाएगा, बहुत ही ईजी रहता है। मतलब आपको आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा, साइन इन हो जाएगा, काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते गूगल ड्राइव के अंदर एक स्पेसिफिक फोल्डर हो और उसको आप लोग एक्सेस करना चाहते, उसके अंदर डेटा को सेव करना चाहते, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको ऑथराइजेशन, मतलब OAuth देना पड़ेगा। मतलब स्पेसिफिक फोल्डर, मतलब स्पेसिफिक चीजों की बात आती तो आपको ऑथराइजेशन OAuth देना पड़ेगा। ऑथ का मतलब होता है ऑथेंटिकेशन। अभी जो ऑथेंटिकेशन है इसकी कंप्लीट प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो कनेक्ट माय अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दिया तो हम लोग कहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, हम लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे सर्विस लॉगिन पेज के ऊपर। वहां पे जाने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, परमिशन ग्रांट करनी पड़ेगी। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, टोकन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। तो ये जो टोकन है ऑटो रिफ्रेश होते रहते हैं और n8n इसको क्या करता है, ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। ये सब कुछ प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। तो यहाँ पे समझने लायक बात क्या है, टोकन ऑटोमेटिकली जनरेट होते रहते, टोकन ऑटो रिफ्रेश होते रहते, n8n इसको हैंडल करता है। अब इसके कुछ एग्जांपल है OAuth 2 के, जीमेल, गूगल शीट, स्लैक, लिंक्डइन, ये सब OAuth 2 का यूज करके ही कनेक्ट होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं बेसिक ऑथ की। बेसिक ऑथ मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड से हमारा काम बन जाता है। तो कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल होता है। यहाँ पे बेसिक ऑथेंटिकेशन में हम लोग यूजर नेम और पासवर्ड ही यूज करते हैं। सिंपल आप लोग क्या करते, आप आईडी और पासवर्ड एंटर करते हो और सिस्टम आपको एक्सेस अलाउ कर देता है। तो इसका एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, आपके गूगल शीट। तो गूगल शीट का मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। गूगल शीट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पे सीधा साइन इन करना पड़ेगा, आईडी पासवर्ड दे दो, आपका ऑथेंटिकेशन बन जाएगा। तो गूगल शीट का इजी ऑथेंटिकेशन होता है। आप लोग साइन इन करते हो, यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करते हो, सिस्टम आपको फुल एक्सेस दे देता है। इसका मतलब क्या है जनाब, इसका मतलब ये आपके पास कंप्लीट कंसेंट है और आप लोग क्या कर पाओगे, गूगल शीट में कोई भी चेंजेस कर पाओगे। ये जो प्रोसेस है बेसिक ऑथेंटिकेशन के थ्रू होता है, सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। अब हम चर्चा करते हैं कस्टम हेडर्स ऑथेंटिकेशन की। ये जो कस्टम हेडर्स ऑथेंटिकेशन है इसका कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है। आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको हेडर नेम में ऑथराइजेशन देनी पड़ती है और टोकन प्रोवाइड करना पड़ता है। जब हमें टोकन की रिक्वायरमेंट होती तो हम लोग क्या करते, हम लोग उस टोकन को कॉपी पेस्ट करके ऑथेंटिकेशन प्रोसेस में यूज करते। अब आप लोग सीधा क्वेश्चन पूछ सकते, ये टोकन कहां से मिलेंगे? टोकन हमें सामने वाले प्लेटफॉर्म से मिलते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन की स्टेप्स कौन कौन से? हेडर नेम में ऑथराइजेशन आपको लिखना होता है। वैल्यू में, मतलब वैल्यू में क्या लिखना होता है? वैल्यू में आपको जो टोकन है सामने वाली पार्टी या फिर सामने वाला प्लेटफॉर्म आपको देगा, कॉपी करिए, पेस्ट करिए। ये जो टोकन है आगे जाके ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है। सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये मेथड एपीआई के साथ सिक्योर कनेक्शन बनाने के लिए यूज होता है। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर आ चुके, व्हाट इज एक्चुअली ऑटोमेशन। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है जनाब? इसका कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल सा है। ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट सिंपल है, रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना। तो ऑटोमेशन को मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते आपको क्या करना है, किसी को ईमेल भेजना है, तो आप बोलते क्या हो, सेंड एट 9 AM। मतलब मैं क्या चाहता हूँ, मान लेते XYZ बंदे को ईमेल भेजना है और 9 AM को भेजना है संडे को। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या करेगा, शेड्यूल कर देता है। ये हो गया ऑटोमेशन। एक और एग्जांपल कर दे, हम लोग चाहते थर्ड पर्सन को गूगल शीट से ईमेल भेजी जाए। अब गूगल शीट से ईमेल ऑटोमेटिकली उठती है, ईमेल अपने आप चली जाती है, ये भी एक ऑटोमेशन है। एक और एग्जांपल कर दे, आपने रोजमर्रा की जिंदगी में एक एग्जांपल तो देखा ही होगा, प्रोडक्ट डिलीवरी नोटिफिकेशन। मतलब आपने एक प्रोडक्ट को खरीदा, अब वो प्रोडक्ट निकल चुका है आउट फॉर डिलीवरी, तो आपके पास एक मैसेज आएगा, यूर प्रोडक्ट इज आउट फॉर डिलीवरी, या फिर व्हाट्सएप पे ट्रैकिंग अपडेट ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो मैंने आपको 2-3 एग्जांपल कराए, तो आपको ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही हो गया होगा। अब ऑटोमेशन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली, जो कि हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे। ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब क्या होता है, कौन से इवेंट पे ऑटोमेशन स्टार्ट होने वाला है, इसको हम लोग ट्रिगरिंग नोड भी कह सकते हैं। सेकंड वाला कंपोनेंट होता है बेसिकली कंडीशन एंड प्रोसेस। मतलब इसके अंदर क्या होता है, प्रोसेसिंग के अंदर क्या चेक होगा या फिर कौन सा लॉजिक होगा, ये कंडीशन एंड प्रोसेस के अंदर होता है। और तीसरा होता है एक्शन या फिर एग्जीक्यूशन, इसको हम लोग ऑटोमेशन का फाइनल आउटपुट भी कह सकते हैं। तो फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल सा है, ऑटोमेशन इज नथिंग बट इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। अब हम चर्चा करते व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड एआई ऑटोमेशन। अब हम समझेंगे ट्रेडिशनल ऑटोमेशन और एआई ऑटोमेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो ट्रेडिशनल ऑटोमेशन में क्या होता है, फिक्स रूल को फॉलो करता है। फिक्स रूल मतलब यही करना है। ये क्या करता है, मेनली इफ देन लॉजिक के ऊपर काम करता है। अगर ऐसा होता है तो ये करिए, अगर ऐसा नहीं होता तो वो करना है आपको। मतलब इस तरह से इफ देन इफ बट लॉजिक के ऊपर। और ये क्या करता है बेसिकली, प्री डिटरमाइंड रिस्पॉन्स देता है। अब प्री डिटरमाइंड रिस्पॉन्स का एक एग्जांपल देता हूं। आपने ऑब्जर्व किया होगा, पुराने जो मॉडल थे चैट जीपीटी के, मतलब इनिशियल चैट जीपीटी का वर्जन था, वो हमेशा एक जैसे सेम टाइप के आंसर देता था। ये बेसिकली क्या हो जाएगा, प्री डिटरमाइंड रिस्पॉन्स, मतलब एक ही बात को घुमा फिरा के कहता था। तो जो ट्रेडिशनल ऑटोमेशन था उसके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी नहीं थी, सिस्टम खुद से नहीं सीखता था। बट अगर बातें करें एआई ऑटोमेशन की, तो नाम से ही पता चल रहा है ये ऑटोमेशन। तो ये ऑटोमेशन में क्या होता है, डायनेमिक रिस्पॉन्सेस होते हैं। जैसे जैसे मॉडल अपडेट होते जाएंगे, आंसर भी चेंज होते रहेंगे। सेल्फ लर्निंग कैपेबिलिटी होती है, मतलब जो सिस्टम है डेटा कलेक्ट करता रहता है और सीखता रहता है, अपने आप स्मार्टर होता रहता है। इसका एक एग्जांपल देता हूं। चैट जीपीटी में आप क्या करते, जब आप कुछ इनपुट करते हो तो मॉडल क्या करता है, मेमोरी अपनी अपडेट करता है। अगर कोई और सेम क्वेश्चन पूछेगा तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आंसर देगा, मतलब कॉन्टेक्स्ट को समझेगा और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ही जवाब देगा। जितना ज्यादा डेटा मिलेगा, ये एजेंट उतना ही ज्यादा स्मार्ट और एक्यूरेट जवाब देगा। तो क्या समझा, चैट जीपीटी एक एजेंट है, जितना अच्छा डेटा दोगे आप लोग उसको, इनपुट दोगे, वो सीखेगा और उतना अच्छा आंसर देगा। अभी जो ट्रेडिशनल ऑटोमेशन है, इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि जेपियर हो जाए, मेल चिम्प हो जाए। ये जो जेपियर है
और मेल चिम पे अभी तक ट्रेडिशनल ऑटोमेशन को यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ईमेल भेजना, सब्जेक्ट इनका क्या होता है, सब्जेक्ट की जो लाइन होती है वो फिक्स रहती है, ईमेल का कंटेंट भी फिक्स रहता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली सेम ईमेल को भेजता रहता है। नोट करने लायक बात है, नो इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग। मतलब क्या, एआई की तरह इसके अंदर अपना खुद का दिमाग नहीं होता। एआई के अंदर अपना खुद का दिमाग होता है, ब्रेन होता है, बट यहाँ पे इनके केस में कोई यहाँ पे एआई की तरह दिमाग नहीं होता। बेसिकली ये फिक्स रूल के ऊपर, इफ देन लॉजिक के ऊपर ही काम करते हैं। ये ऑटोमेशन को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये ऑटोमेशन का जो मेन फीचर है इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग। ये क्या करता है, ये कंटेंट को अच्छे से समझता है कि इस टॉपिक या फिर क्वेश्चन के लिए क्या आंसर होना चाहिए, उसी को हम लोग कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं। मतलब अच्छे से कॉन्टेक्स्ट को समझेगा, क्या कहा जा रहा है उसको समझेगा, उसके हिसाब से ही जवाब देगा। ये ऑटोमेशन के अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी होती है, यह खुद से सीखता है और डेटा के हिसाब से स्मार्टर होते जाता है। एग्जाम्पल करते जनाब, क्लाउड और जीपीटी। तो क्लाउड और जीपीटी के जो जवाब होते हैं बड़े कंसाइज होते हैं। क्लाउड और जीपीटी मॉडल्स के जो आंसर है हमेशा कंसाइज रहेंगे, रिलीवेंट रहेंगे। तो नोट करने लायक बात है, ये ऑटोमेशन में ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज करता है। मतलब कंटिन्यूसली सीखकर बेटर रिस्पॉन्स जनरेट करता है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कराता हूं। सपोज करिए आपके पास एक कस्टमर सपोर्ट की क्वेरीज आती है। ये जो ये है बेसिकली ये ऑटोमेटिकली क्वेरीज को कैटेगराइज करेगा और प्रायोरिटीज कर देगा। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर पर्सनलाइज रिस्पॉन्स जनरेट करके ईमेल या फिर चैट में भेज देगा। फिर से समझाता हूं। सपोज करिए कस्टमर सपोर्ट की क्वेरीज आ रही है, हम लोग क्या करना चाहते हैं, एआई का यूज करना चाहते हैं, ऑटोमेट करना चाहते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, क्वेरीज को कैटेगराइज करेगा, प्रायोरिटाइज करेगा, फिर पर्सनलाइज रिस्पॉन्स को जनरेट करके ईमेल या फिर चैट में भेज देगा। जैसे कि हमारा क्लाउड हो जाए, जीपीटी हो जाए, ये जो मॉडल है कस्टमर के जो क्वेश्चन है और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से स्मार्ट और रिलेवेंट आंसर देते रहते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं क्लाउड एंड जीपीटी के मॉडल है, ये क्या करते हैं बेसिकली कंसाइज एंड रिलेवेंट आंसर देते हैं। तो ये ऑटोमेशन को एक लाइन में डिफाइन करना हो, एक लाइन में समझाना हो, कॉन्टेक्स्ट की अवेयरनेस इनके अंदर, लर्निंग कैपेबिलिटी इसके अंदर, एनएलपी को यूज करते, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को यूज करते और इंटेलिजेंट डिसीजन लेते। क्यों ले पाते, क्योंकि इनके पास खुद का दिमाग है। अब ये ऑटोमेशन की बातचीत करने के बाद अब हम लोग एआई एजेंट के ऊपर जंप करते, उसको समझते हैं। अब ये जो एआई एजेंट है एक इंटेलिजेंट और ऑटोनोमस सिस्टम होता है जो कॉम्प्लेक्स टास्क को समझकर खुद परफॉर्म कर सकता है। तो मैं आपको एआई एजेंट को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते मेरे को क्या करना है, किसी बंदे को, मान लेते एमबीएस नाम का बंदा है, उसको ईमेल लिख कर भेजना है। तो मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले यहाँ पे क्या कर दिया, इनपुट क्या, एमबीएस को एक ईमेल लिखकर भेज दो। अब इनपुट कहाँ पे जाएगा जनाब, इनपुट जाता है ब्रेन के पास, और इस बार ब्रेन कौन सा होने वाला है, मान लेते जीपीटी हमारा ब्रेन है। अब ये जो जीपीटी बेसिकली, ये जो ब्रेन है बेसिकली पहले क्या चेक करेगा, पहले चेक करेगा सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर। यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट्स होते हैं, सिस्टम प्रॉम्प्ट्स के अंदर जाएगा, चेक करेगा क्या कोई प्री डिफाइंड ईमेल फॉर्मेट ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैं क्या बोला, फिर से समझाता हूँ। मेरे को क्या करना था, एमबीएस नाम के बंदे को ईमेल लिखकर भेजना था। तो सबसे पहले इनपुट जाता है ब्रेन के पास, जीपीटी के पास। अब जीपीटी ने क्या कर देना है, जीपीटी ने पहले चेक करना है, कहाँ पे चेक करना है, सिस्टम प्रॉम्प्ट्स के अंदर चेक करना है। क्या चेक करना है, क्या कोई प्री डिफाइंड ईमेल फॉर्मेट ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर नहीं मिलता तो क्या करेगा, वो यहाँ पे टूल का इस्तेमाल करेगा। टूल कौन सा, वो यहाँ पे जीमेल टूल का यूज करता है और नया ईमेल लिखकर भेज देगा। अगर सिस्टम प्रॉम्प्ट्स के अंदर उसको नहीं मिलता तब जाके टूल का इस्तेमाल कर लिया इसने, जीमेल नाम के टूल का। नोट करने लायक बात है, ये जो ईमेल भेजने का जो काम है जीपीटी डायरेक्टली नहीं कर सकता, जीपीटी को टूल्स की इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि ईमेल भेजने के लिए जीमेल का इस्तेमाल, गूगल शीट,
गूगल डॉक, ये बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करेगा। मतलब क्या समझा, ईमेल भेजना जीपीटी डायरेक्ट नहीं करता, ये काम टूल लेयर करता है और लास्ट में जाके आउटपुट मतलब ईमेल चली जाएगी। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा समझा देता हूँ। ये एजेंट एक इंटेलिजेंट ऑटोनोमस सिस्टम है जो कॉम्प्लेक्स टास्क को समझकर खुद परफॉर्म कर सकता है। अब नोट करने लायक बात है, अभी तक GPT-5 मॉडल सबसे एडवांस है ये सोचने, समझने और रिस्पॉन्ड करने में, और मॉडल जैसे कि जेमिनी 4.1 और क्लाउड का जो सोनार है उससे ज्यादा तो पावरफुल कौन है, GPT-5 मॉडल। और लर्निंग और इंटेलिजेंस की बात करें, एजेंट कंटिन्यूसली सीखता रहता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक ब्रेन होता है, मेमोरी होती है, मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या होते, ये तीन ही होती बेसिकली, तीन टूल है, ब्रेन, मेमोरी, मल्टीपल कंपोनेंट्स, इन तीन का यूज करता है। इसके पास मेमोरी होती, ये प्रीवियस कन्वर्सेशन को याद रखती है। जैसे कि चैट जीपीटी में आपने देखा होगा, लेफ्ट साइड के ऊपर चैट्स आपको दिखाई देते, आप क्या कर सकते, वो जो चैट्स है उन्हें रीओपन कर सकते और उससे कुछ पूछोगे तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आंसर देगा। तो ये जो एआई एजेंट है याद रखता है कि जो चैट है किस कॉन्टेक्स्ट में हुई थी, तो कॉन्टेक्स्ट को समझता है, याद रखता है। एआई एजेंट की कुछ कैपेबिलिटीज की बातें करते हैं। ये जो एआई एजेंट है मल्टीपल टूल्स के साथ काम कर सकता है। जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर मैंने कौन से टूल का इस्तेमाल किया, जीमेल का। तो ये एजेंट मल्टीपल टूल्स के साथ काम कर सकता है, जैसे कि ईयर टेबल, जीमेल, रैग टेबल एटसेट्रा। इन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए रियल वर्ल्ड टास्क को क्या कर सकता है, रियल वर्ल्ड टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता है। जैसे कि इसने एग्जीक्यूट कर दिया, ईमेल सेंड कर दिया। अब टास्क कौन कौन से हो सकते हैं, ईमेल भेजना, डेटा को फेच करना या फिर इंफॉर्मेशन को अपडेट करना, इस तरह के टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता है। अब नोट करने लायक बात है, व्हाई एआई एजेंट इज कॉम्प्लेक्स। एआई एजेंट का जो आर्किटेक्चर है तीन मेजर लेयर्स में होता है। ब्रेन, यहां पे इस एग्जांपल में क्या बताया मैंने, ब्रेन कौन था, मॉडल्स लाइक जीपीटी, तो यहाँ पे जीपीटी उसका ब्रेन हो गया। क्यों जीपीटी का इस्तेमाल किया, फॉर रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग, दो काम के लिए, रीजनिंग के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए जीपीटी का इस्तेमाल किया, ब्रेन का इस्तेमाल किया। तो पहला क्या हो गया, एआई एजेंट का आर्किटेक्चर में पहली लेयर कौन सी, ब्रेन। दूसरी लेयर कौन सी, सिस्टम प्रॉम्प्ट्स, ये क्या होते, प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होते, लॉजिक होते। और तीसरी लेयर होती टूल्स की, इसको हम लोग कह सकते एग्जीक्यूशन लेयर। एग्जीक्यूशन लेयर में टूल कौन कौन से, जीमेल हो जाए, एयरटेबल हो जाए, एपीआईज हो जाए। एपीआईज मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, दो चीजों को जोड़ने का काम करता है, ब्रिज की तरह काम करता है। और मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल कराया आपको, मेरे को क्या करना था, एमबीएस नाम के व्यक्ति को क्या करना था, ईमेल भेजना था। तो ईमेल लिखा इसने, इनपुट गया ब्रेन के पास, जीपीटी के पास। जीपीटी ने क्या चेक किया, क्या मेरे सिस्टम प्रॉम्प्ट्स के अंदर कोई प्री डिफाइंड ईमेल इस फॉर्मेट में है, अगर अवेलेबल हुआ तो उसका उठाएंगे, अगर नहीं हुआ तो आगे चलेंगे, अगर नहीं मिलता तो क्या करेगा, टूल का इस्तेमाल करेगा। कौन सा टूल, यहाँ पे उसने जीमेल टूल यूज कर लिया और नया ईमेल लिखकर भेज देता है। ईमेल भेजना जीपीटी डायरेक्ट नहीं कर सकता, ये काम टूल लेयर का होता है। तो कंक्लूजन के ऊपर आते हैं, तो ये एजेंट क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसकी जो डिजाइन है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है जनाब, कॉम्प्लेक्स इसलिए ताकि ये लर्न कर सके, कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से समझ पाए, अच्छे से कॉन्टेक्स्ट को समझेगा तभी तो अच्छे से आंसर दे पाएगा और रियल टूल्स के साथ काम कर सके, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। इसलिए इसकी जो डिजाइन है कॉम्प्लेक्स आपको लग सकती है। और नोट करने लायक बात क्या है, इनकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी है और ऑटोनोमी है दोनों हाई रहती है। अब मैं आपको ऑटोमेशन, ये एजेंट, तीनों का डिफरेंस यहाँ पे समझा देता हूं। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ड्रॉ किया है टेबल को, फीचर, ऑटोमेशन, ये एजेंट। तो यहाँ पे 4 कॉलम है और यहाँ पे देख पा रहे 6 रोज आ रहे हैं। रोज के अंदर क्या है, फीचर, डिसीजन, लर्निंग, मेमोरी, टूल्स, कॉम्प्लेक्सिटी। ऑटोमेशन की बात करें, रूल बेस्ड डिसीजन है, क्या ये लर्निंग कर सकता है, नहीं। क्या इनके पास मेमोरी होती, नहीं। क्या ये टूल्स को यूज कर पाते, बेसिक टूल को यूज कर पाते।
कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें ऑटोमेशन की तो सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते। ये ऑटोमेशन की बात करें कॉन्टेक्स्ट की अवेयरनेस होती है इनको, लिमिटेड लर्निंग होती है, मेमोरी तो इनके पास भी नहीं होती, टूल्स को यूज कर पाते जैसे कि एआई को, एपीआईज को यूज कर पाते। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी इनकी। ये एजेंट की बात करें तो इंटेलिजेंट है, ऑटोनोमस है, रोजमर्रा के जो भी काम होते जो डेली लाइफ में बार बार इस्तेमाल होते उनको ऑटोमेटिकली कर लेते, कंटिन्यूस लर्निंग को फॉलो करते, मतलब वो सीखते रहते हैं। इनके पास मेमोरी होती खुद की, मल्टीपल एडवांस टूल्स को यूज कर पाते हैं और इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। अब बिजनेस इंपैक्ट की बात कर दे तो ऑटोमेशन ने क्या कर दिया था, 60% टाइम को सेव कर दिया था। ये ऑटोमेशन ने क्या कर दिया, 75% टाइम को सेव कर दिया। अभी जो एजेंट से 85% टाइम को सेव करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन को डायरेक्टली इसने रिप्लेस कर दिया। ये एजेंट क्या करते, सिर्फ रिपीटेबल और ऑटोनोमस जो टास्क होते उनको हैंडल करते, ताकि क्या बन पाए, ताकि जो ह्यूमन से अपनी क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज के ऊपर फोकस कर सके। इन शॉर्ट बोला जाए एजेंट ने क्या कर दिया है, इंपावर कर दिया है ह्यूमंस को क्या करने को, टू डू मोर वैल्यूएबल वर्क करने को इंपावर कर दिया है। अभी जो रूटीन वाले जो टास्क होते ऑटोमेटिकली इन द बैकग्राउंड चलते रहते हैं। क्यों चलते रहते, ये एजेंट्स की वजह से। अब थ्योरी के अंदर लास्ट वाले पार्ट के ऊपर आ चुके और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही प्रैक्टिकल में भी यूज होगा। तो NA10 के अंदर जितने भी टर्म्स है एक बार में रिवाइज मार दे, अभी तक जितना सीखा, और वो बार बार यूज होने वाले जो टर्म्स है यहाँ पे कवर कर लेते हैं। पहली नंबर की जो टर्म है NA10 के अंदर उसका नाम है कानवास। कानवास का मतलब क्या होता है, जिस पर हम लोग सारे के सारे वर्क फ्लोज क्रिएट करते हैं। तो हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, डायरेक्टली जाएंगे ना तो वहां पे जाने के बाद वर्क फ्लो को क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट करेंगे। तो जहां पे वर्क फ्लो हम लोग क्रिएट करेंगे उसको हम लोग कानवास बोलेंगे, जिसके ऊपर हम लोग सारे के सारे एजेंट्स बनाएंगे, सारे नोड्स को कनेक्ट करेंगे। जो पूरा पूरा प्लेटफॉर्म है उसको ही हम लोग क्या बोल रहे हैं जनाब, उसको ही हम लोग कानवास बोल रहे हैं। वहीं पे वर्क फ्लो बनेंगे, वहीं पे सारी सारी डिजाइन बनेंगी। दूसरा नंबर का जो NA10 का जो टर्म है उसका नाम है टेम्पलेट। ये क्या बेसिकली, ये बनी बने वर्क फ्लो होती है, रेडीमेड वर्क फ्लो बोला जा सकता है, डायरेक्ट यूज करने के लिए इसको बोला जा सकता है। अब वर्क फ्लो का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ट्रिगर, एग्जीक्यूट, आउटपुट। अब NA10 के अंदर फोर्थ नंबर का जो टर्म है जिसको बार बार यूज करेंगे उसका नाम है नोड। हर नोड का एक स्पेसिफिक काम होता है। एग्जांपल के तौर पर अगर ये हुआ तो ये करो। नोड के बारे में क्या समझे, हर एक नोड का एक स्पेसिफिक काम होगा, हर एक नोड का कुछ स्पेसिफिक एक्शन होगा, और एक्शन बोले तो अगर ये होगा तो ये करिए, अगर ये नहीं होता तो वो करना। फिफ्थ नंबर की NA10 की टर्म है ट्रिगर नोड। ये जो ट्रिगर नोड है वर्क फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट इसको बोला जाता है, इनपुट यही से स्टार्ट होता है। NA10 की 6 नंबर की टर्म है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है डायनामिक फील्ड, हर रन में चेंज होती रहती है। 7th नंबर का NA10 के अंदर टर्म है स्टैटिक डेटा। अब फिक्स मैसेज सेम सबको जाएगा, मतलब मान लेते हेलो माय नेम इज MBS, एक फिक्स मैसेज है, यही मैसेज सबको जाएगा, इसको हम लोग स्टैटिक डेटा कह सकते हैं। 8 नंबर का जो टर्म है उसका नाम है डायनेमिक डेटा। इनपुट के हिसाब से ये बदलता रहता है, वर्क फ्लो के ऊपर डिपेंडेंट करता है। इसका एक एग्जांपल करते, जैसे कि आपने देखा होगा जब भी आप लोग चैट GPT के साथ बातचीत करते तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आता है, कुछ ना कुछ नया रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब ये डायनेमिक डेटा है। मतलब ये क्या बोला जा सकता है, इसको वर्क फ्लो के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। जब भी आप लोग वर्क फ्लो चलाते रहते हैं, मतलब मान लेते मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, एक नोड क्रिएट कर ली। अब नोड 1 से नोड 2 के ऊपर गया, नोड 2 से नोड 3 के ऊपर गया, लेफ्ट टू राइट डेटा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। नोड टू नोड डेटा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो जो भी इनपुट आएगा, जो भी मैसेज आएगा, जो भी नेम याद होगा,
वो वर्क फ्लो के हिसाब से ही चलता है, वो वर्क फ्लो के बेसिस पे ही चलेगा। N8N के अंदर 9 नंबर की टर्म है, उसका नाम है क्यू। ये जो नोड्स है बेसिकली लाइन में, एक लाइन में एग्जीक्यूट होते हैं। नोड नंबर 1, फिर नोड नंबर 2, फिर नोड नंबर 3। अब क्यू बोले तो क्या, जैसे कि हमारे स्कूल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, 1 हैंड के डिस्टेंस पे खड़े होते हैं। उसी प्रकार से वर्क फ्लो का जो एग्जीक्यूशन है, नोड 1, उसके बाद नोड 2, नोड 3, एक लाइन में एग्जीक्यूट हो रहा है। N8N के अंदर 10th नंबर की टर्म है एग्जीक्यूशन। इसको क्या कहा जाता है, वर्क फ्लो चालू हो गया, या फिर बोल सकते डेटा नेक्स्ट नोड तक पहुंच गया। एग्जीक्यूशन का मतलब है अब वर्क फ्लो स्टार्ट हो चुका है, या फिर हम लोग बोल सकते एक नोड से दूसरे वाले नोड के ऊपर डेटा क्या हो चुका है, कंप्लीटली चला गया है। या फिर एग्जांपल के तौर पर ईमेल सेंड हो चुकी है, मतलब ईमेल जा चुकी है, मतलब एग्जीक्यूशन हो चुका है। N8N के अंदर 11th नंबर की टर्म आती है पैरेलल एग्जीक्यूशन। मल्टीपल वर्क फ्लो जब एक साथ रन करते उसको हम लोग पैरेलल एग्जीक्यूशन बोल सकते हैं। एक साथ मल्टीपल एजेंट्स काम कर रहे, ऐसा बोला जा सकता है। इसका मतलब क्या है, एक ही समय के ऊपर वर्क फ्लो परफॉर्म करते मल्टीपल टास्क के लिए। 12 नंबर की N8N के अंदर टर्म यूज होगी, उसका नाम है एग्जीक्यूशन लॉग्स। ये क्या बताता है, हर रन की हिस्ट्री को बताता है, क्या हुआ, कब हुआ, किस नोड में हुआ, ये सब कुछ एग्जीक्यूशन लॉग्स बताता है। मतलब जितने भी आपने वर्क फ्लो बनाए, जितने भी आपने डिटेल्स ऐड की, जितने भी आपने एजेंट बनाए, पीछे का जितना भी पास्ट हिस्ट्री है, एक वर्क फ्लो में आपने क्या किया, एजेंट बनाते समय क्या क्या किया, सब कुछ यहाँ पे होता है। उसके बाद N8N के अंदर 13th नंबर की टर्म आती वेरिएबल। इसको क्या बोला जाएगा, स्मॉल डेटा होल्डर है, एक बार बनाओ बार बार यूज करो। वेरिएबल को हम लोग एक बार बनाएंगे, बार बार यूज करेंगे। इसको ऐसे समझे, हमने क्या कर दिया, एक रूल बुक लिस्ट बना दी। तो हम लोग क्या करना चाहते, उसको बार बार यूज करना चाहते, तो हम लोग उसको यूज कर पाते। उसके बाद 14th नंबर की N8N के अंदर टर्म है क्रेडेंशियल। इसका मतलब क्या है, एपीआई कीज, पासवर्ड्स, टोकन, सिक्योर एक्सेस यहाँ पे होता है। बेसिकली जो भी लॉगिन की डिटेल्स है, एपीआई कीज, पासवर्ड, ऑथेंटिकेशन, टोकन्स, सिक्योरली कनेक्टेड विथ एक्सटर्नल एप्स, ये सब कुछ क्रेडेंशियल का मतलब है। 15th नंबर की N8N के अंदर टर्म है OAuth ऑथेंटिकेशन। ये पहले भी पढ़ चुके, फिर से देख लेते। ओ ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है सिक्योर मेथड, बेसिकली थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करने का। अगर आपको जीमेल से, फेसबुक से कनेक्ट करना है तो ये सिक्योर मेथड है। आपको क्या करना है, फेसबुक के किसी पेज को एक्सेस करना है, पासवर्ड को सेव नहीं करना, डायरेक्टली एक्सेस करना है, तो आप क्या कर पाओगे, वो ऑथेंटिकेशन से ये हो सकता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को, मतलब एक व्यक्ति का पेज है उसको एक्सेस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कॉन्सेंट दे सकते और वो पेज बेसिकली फेसबुक का एक्सेस कर सकते हैं। हमको कॉन्सेंट देना पड़ेगा, फिर जाके एक्सेस ले सकते हैं, और ट्रस्ट के साथ भी। 16th नंबर का टर्म है N8N के अंदर कंडीशनल लॉजिक। इसका मतलब क्या होता है, अगर ट्रू हो जाता है तो ये करना, अगर ट्रू नहीं होता तो ये करना। इफ ट्रू डू दिस, एल्स डू समथिंग एल्स। उसके बाद N8N के अंदर 17th नंबर का टर्म है लूप। एक ही चीज को बार बार रिपीट करना, सेम काम को मल्टीपल टाइम करते रहना, उसको हम लोग लूप कहते हैं। सेम टास्क को रिपीट करता रहेगा, इसको लूप कहा जाता है। 18th नंबर की N8N के अंदर टर्म है वेब हुक। वेब हुक एक्चुअली क्या है, इज लाइक अ गेट। मान लेते कोई सामने वाला पर्सन कुछ भेजना चाहता है, तो जैसे वो भेजना चाहता है तुरंत इनपुट स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जब भी कुछ आता है तो ये तुरंत स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे वेब हुक था, उसी प्रकार से 19th नंबर की N8N के अंदर टर्म है वेब हुक रिस्पॉन्स। तो पहले वेब हुक से क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, इनपुट स्टार्ट हो गया, एंड जो वेब हुक रिस्पॉन्स है उससे रिस्पॉन्स जाएगा। रिस्पॉन्स कैसे जाएगा, थैंक यू फॉर सबमिटिंग, इस तरह से। अब N8N के अंदर 20 नंबर की टर्म है डेटा मैपिंग। इसका मतलब सिंपल सा है, हर नोड में डेटा को कॉन्फ़िगर करना। मान लेते मैं क्या करता हूं,
हर एक नोड के अंदर कुछ ना कुछ डेटा को डालते रहता हूँ, प्रॉपरली डेटा को डालते रहता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते मैं क्या करता हूँ, टाइप करता हूँ या फिर चैट कर रहा हूँ या फिर डायनेमिक एक्सप्रेशन डाल रहा हूँ। तो डेटा मैपिंग का सिंपल सा मतलब है कुछ ना कुछ उसके अंदर कॉन्फ़िगर करते रहना। 21 नंबर की जो टर्म है एनीटेन के अंदर उसका नाम है मेटा डेटा। मेटा डेटा का सिंपल सा मतलब है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जैसे कि टाइम स्टैम्प्स हो जाए, आईडीज हो जाए, सिस्टम जनरेटेड डेटा हो जाए। एक तरह का क्या है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जिसमें हमारा क्या है, टाइम स्टैम्प डाल सकते हैं, हम लोग नंबर डाल सकते हैं। बेसिकली ये जो मेटा डेटा है तब काम आता है जब भी हमारा फ्लो रन होता है। 22 नंबर की टर्म है वर्क फ्लो चेनिंग। वर्क फ्लो चेनिंग का मतलब क्या है, एक वर्क फ्लो का जो आउटपुट है वो दूसरे का इनपुट बन जाएगा। मान लेते एक नोड नंबर 1 है हमारे पास और नोड नंबर 1 से नोड नंबर 2 के ऊपर डेटा जा रहा है और नोड नंबर 2 से नोड नंबर 3 के ऊपर डेटा जा रहा है। अभी जो सेकंड नंबर की जो नोड है इसके पास देखिए, अब ये जो नोड नंबर 1 है ये इसका क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। और यहाँ पे नोड नंबर 1 का जो आउटपुट है वही बेसिकली नोड नंबर 2 का क्या इनपुट है और नोड नंबर 2 का जो आउटपुट है वही हमारे नोड नंबर 3 का क्या इनपुट है। तो क्या सीखा यहाँ पे, एक वर्क फ्लो का जो आउटपुट होता है वो दूसरे का इनपुट होता है। उसके बाद एनएटेन के अंदर 23 नंबर की टर्म है डेटाबेस इंटीग्रेशन। अब हमारे पास भिन्न भिन्न तरह के डेटाबेस है, माइस्क्यूएल हो जाए, पोस्टग्रेसक्यूएल हो जाए। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है डेटाबेस को। तो डेटा स्टोर्ड रीड फ्रॉम, तो यहाँ पे हम लोग रीड कर पाएंगे, राइट कर पाएंगे। तो डेटाबेस इंटीग्रेशन का सिंपल सा मतलब है जहां पे भी मैं क्या कर पाऊँ, डेटा को डाल सकूं, जहां पे भी मैं क्या करूं, डेटा को स्टोर कर सकूं। 24 नंबर की एनएटेन के अंदर टर्म है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो वर्क फ्लो है तो वर्क फ्लो के दौरान ही हम लोग क्या कर पाते, डेटा में हम लोग को स्मॉल चेंजेस करने होते, उसको हम लोग डेटा ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, डेटा को बार बार चेंज कर रहा हूं। वर्क फ्लो में क्या कर रहा हूं, वर्क फ्लो में चेंज कर रहा हूं, बार बार छोटे छोटे चेंज कर रहा हूं। मान लेते कोई मैसेज गलत चला गया तो उसको अपडेट करना, उसको चेंज करना, ये छोटे छोटे चेंजेस हो सकते हैं, उसको हम लोग डेटा ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं। एनएटेन के अंदर 25 नंबर की टर्म है एरर हैंडलिंग। इसका मतलब है पहले तो एरर को डिटेक्ट करो और फिर जाके उसको फिक्स कर दो। एनएटेन के अंदर 26 नंबर की टर्म है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का सिंपल सा मीनिंग है आपका कंप्लीट वर्क फ्लो प्लस वेरिएबल्स प्लस क्रेडेंशियल्स, ये तीनों के तीनों चीजें जब मिल जाती तो फाइनली एक प्रोजेक्ट बन जाता है। एनएटेन के अंदर 27 नंबर की टर्म है डेटा पिनिंग। तो डेटा पिनिंग का मतलब है हमने कुछ चीजें फिक्स कर दी है, इसको हम लोग टेम्पररी लॉक भी कह सकते हैं। हमने एक टेम्पररी लॉक बनाया और उसके बिहाफ पे हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। हमने बोल दिया है यही हमारा कॉन्टेक्स्ट है, यही हमारा टेम्पररी लॉक है, ये आउटपुट है, यही टेस्टिंग के लिए। इसके बेसिस पे आपको क्या करना है, डेटा को रन करना है, स्टार्ट करना है। एनएटेन के अंदर 28 नंबर की टर्म है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का सिंपल सा मतलब है हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे कंपैरिजन चलता है, पुरानी परफॉर्मेंस को देखा जाता है, नई परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है और फिर हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज कैसे करना होता है, हम लोग चेंज करेंगे जिससे हमको क्या मिलेगा, जिससे हमको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, पुरानी परफॉर्मेंस को देखेंगे, नई परफॉर्मेंस को देखेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। एनएटेन के अंदर 29 नंबर की टर्म है फंक्शन नोड। फंक्शन नोड का मतलब है यहाँ पे कस्टम जावास्क्रिप्ट आपको लिखनी होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, कस्टम जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे ताकि हमारा जो डेटा है चेंज होता रहे कुछ ना कुछ। एनएटेन के अंदर 30 नंबर की टर्म है स्प्लिट एंड मर्ज। इसका सिंपल सा मतलब है पहले स्प्लिट करो, बाद में जाके उनको मर्ज कर दो। पहले वर्क फ्लो को तोड़ दीजिए और दोबारा उसको जोड़ दीजिए। हम लोग क्या करते, दो पार्ट में वर्क फ्लो को तोड़ देते, उसके बाद आगे जाके क्या करते, मर्ज कर देते वर्क फ्लो को। एनएटेन के अंदर 31 नंबर की टर्म है सीरोन जॉब।
ये बेसिकली क्या है, एक शेड्यूल नोड है, टाइम बेस्ड ऑटोमेशन कहा जाएगा। डेली, वीकली, हावरली इसको हम लोग टाइम के अनुसार इसको ऑटोमेट करेंगे। मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग, 1 घंटे बाद ये वर्क फ्लो चले, वीकली ये वर्क फ्लो चले, डेली ये वर्क फ्लो चले, इस तरह से हम लोग शेड्यूल कर सकते सीरोन जॉब की मदद से। अब 32 नंबर की जो टर्म है NA10 के अंदर, उसका नाम है क्लस्टर नोड। इसका मतलब है ग्रुप ऑफ नोड्स एक मेन नोड के अंदर होना। उसको एग्जांपल से समझते, मान लेते एक मेन नोड है, हमारे पास एक एजेंट है जो क्या करता है, पूरा पूरा ऑटोमेशन का काम करता है। कौन सा ऑटोमेशन, मान लेते सोशल मीडिया के ऊपर क्या करता है, वो पोस्ट करता है। तो यहाँ पे जो मेन नोड है उसको हम लोग बोलेंगे रूट नोड, और उसमें जितने भी नोड यूज होंगे उसको हम लोग क्लस्टर नोड बोलेंगे। ग्रुप ऑफ नोड को हम लोग क्लस्टर नोड बोल रहे हैं और मेन नोड को हम लोग रूट नोड बोल रहे हैं। 33rd नंबर का NA10 के अंदर टर्म है रूट नोड। इसको हम लोग मेन कंट्रोलिंग नोड भी बोल सकते हैं, जो कि पिछले एग्जांपल के अंदर मैंने आपको बताया था, मेन नोड को हम लोग रूट नोड भी बोलते हैं। 34th नंबर की टर्म NA10 के अंदर, 34th नंबर की टर्म कौन सी है, सब नोड। इसको हम लोग रूट नोड के सपोर्टिंग टास्क भी बोल सकते हैं। हमारे जो रूट नोड है उसका जो छोटा वाला भाई है उसको हम लोग सब नोड बोल सकते हैं। ये क्या करेगा, बाकी के जितने भी टास्क है उनको हैंडल करेगा। उसके बाद 35th नंबर का NA10 के अंदर टर्म है कस्टम नोड। ये क्या होता है, बेसिकली जब भी हमको कस्टम एक्शंस के लिए कोई नोड की आवश्यकता होती तो हम लोग इसको मैन्युअली ऐड कर सकते हैं। मान लेते मैं क्या कर रहा हूँ, एक वर्क फ्लो चला रहा हूँ, एक ऑटोमेशन चला रहा हूँ, उसमें मेरे को कस्टम नोड की रिक्वायरमेंट पड़ी तो मैंने यूज कर लिया, उसको मैन्युअली ऐड कर दिया। 36th नंबर की NA10 के अंदर टर्म यूज होने वाली, उसका नाम है API। API क्या करता है जनाब, इसका तो फुल फॉर्म आपको याद होगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। दो एप्स के बीच में क्या करता है, डेटा एक्सचेंज का ब्रिज कहा जाता है इसको। दो ऐप को जोड़ने का काम करेगा ये, या फिर बोल सकते एक ब्रिज है, दो एप्लीकेशन को कनेक्ट करने वाला। ऑटोमेटिकली डेटा को एक्सचेंज जब भी करना होता है तब जाके हम लोग API का इस्तेमाल करते हैं। अब NA10 के अंदर 37 नंबर की टर्म है रियल टाइम वर्क फ्लो एग्जीक्यूशन। इसको क्या बोला जाएगा, इंस्टेंट डेटा प्रोसेसिंग। जो क्या करता है, तुरंत के तुरंत चल रहा होता है एंड डेटा हमारा तुरंत के तुरंत आ रहा होता है। NA10 के अंदर 38 नंबर की टर्म है वर्क फ्लो ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन जब भी आपको दिखाई दे तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, जो भी अनवांटेड वाली चीजें उनको हटा देते हैं। तो अनवांटेड स्टेप्स रिमूव करना, इसको हम लोग वर्क फ्लो ऑप्टिमाइजेशन बोलेंगे। जो स्टेप्स मेरे काम की नहीं है उनको हटा दो, उसको वर्क फ्लो ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। NA10 के अंदर 39 नंबर की टर्म है रिट्राई लॉजिक। इसका सिंपल सा मीनिंग है फेल होने के ऊपर ऑटो रीरन करना। अगर हमारा जो एग्जीक्यूशन है, अगर हमारा जो वर्क फ्लो है फेल हो जाता है तो वापस से ऑटोमेटिकली रिट्राई हो जाएगा कुछ टाइम बाद। इसको हम लोग रिट्राई लॉजिक कह सकते हैं। NA10 के अंदर 40 नंबर की टर्म है टाइम आउट। हमारे जो नोड है कितने टाइम तक वेट करे, इसको हम लोग टाइम आउट कह सकते हैं। कितने टाइम से हमारा नोड काम कर रहा है, कितनी देर वेट करेगा, अगला स्टेप कब होगा, ये सब कुछ टाइम आउट के अंदर हम लोग बता सकते हैं। NA10 के अंदर 41 नंबर की टर्म है LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। एग्जाम्पल के तौर पर चैट GPT। लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करते, ये सिंपल से जवाब देते, जनरेट करते टेक्स्ट को, आंसर को हमारे क्वेश्चन के अनुसार। NA10 के अंदर 42nd नंबर की टर्म है ये एजेंट, जो कि हम लोग बनाएंगे। इसको हम लोग कह सकते ऑटोमेटेड डिसीजन मेकर। इसको हम लोग एक्चुअली डिजाइन करने वाले। एक लाइन में कहा जाए तो ये एजेंट क्या है, हमारे बिहाफ पे जो डिसीजन ले सके उसको हम लोग एजेंट कह सकते हैं। NA10 के अंदर 43rd नंबर की टर्म है ए मेमोरी। ये जो ए मेमोरी है, ए का जो कॉन्टेक्स्ट है याद रखता है। इसका यूज बेसिकली ये एजेंट को याद रहे इसलिए होता है। NA10 के अंदर 44 नंबर की टर्म है ए चेन।
चेन का मतलब है सिक्वेंशियल, यह का जो प्रोसेस है, मतलब मान लेते एक नोड है, नोड 1, तो नोड 1 से नोड 2 के ऊपर डेटा फ्लो किया, नोड 2 से नोड 3 के ऊपर डेटा फ्लो किया। ये क्या हो गया? एक सिक्वेंशियल ये प्रोसेस हो गया। नोट करने लायक बात है, तो ये जो फ्लो हो रहा है ना, इसमें कोई भी मेमोरी रिटेंशन नहीं हो रहा है। NA10 के अंदर 45th नंबर की टर्म है ए टूल। ए टूल से क्या होता है? एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन के काम आते हैं, जैसे कि जीमेल हो जाए, गूगल शीट हो जाए, गूगल डॉक्स हो जाए। इन तरह के जो तमाम तरह के जो ए टूल है, एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन करने से और काम आसान बन जाता है। तो ये टूल को जब भी हम लोग यूज करेंगे तो एक एक्स्ट्रा पावर मिलेगी, जो कि वर्कफ्लो को और बेटर करेंगे। NA10 के अंदर 46 नंबर की टर्म है ए एम्बेडिंग। अब हमको ये तो मालूम है कि यह बेसिकली क्या करता है, उसको टेक्स्ट तो समझ नहीं आता, बाइनरी समझ में आता है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जो भी टेक्स्ट हम लोग लिखेंगे वो बेसिकली कन्वर्ट होगा नंबर्स के अंदर, मतलब 1 0 के अंदर, और उसके बाद आउटपुट आएगा, फिर से हमारे पास टेक्स्ट के अंदर आएगा। 1 0 1 0 1 0 से कन्वर्ट होके आउटपुट फिर से टेक्स्ट में आएगा। तो ये जो ये एम्बेडिंग है, कन्वर्ट करता है, किसको कन्वर्ट करता है? टेक्स्ट डेटा को कन्वर्ट करता है नंबर्स के अंदर, और ये नंबर्स लाइक 0 and 1 को ही समझ पाते और फिर उसके बेसिस पे आंसर प्रेडिक्ट कर पाते। टेक्स्ट को नंबर के अंदर हमको कन्वर्ट करने के बाद फाइनल आउटपुट टेक्स्ट आएगा। NA10 के अंदर 47 नंबर की टर्म है ए वेक्टर स्टोर्ड। इसको हम लोग कह सकते एक स्पेशल ए का डेटा स्टोरेज है, एक बोले तो लाइब्रेरी बोला जा सकता है इसको। ये क्या है? एक स्पेशल डेटाबेस है जहां पर हर तरह की चीजें आपको मिल जाती है। इट्स लाइक अ प्ले स्टोर और लाइब्रेरी। जैसे कि प्ले स्टोर के अंदर आपको भिन्न भिन्न तरह के ऐप्स मिल जाते, जैसे कि लाइब्रेरी के अंदर आपको भिन्न भिन्न तरह के बुक्स मिल जाते, उसी तरह से ए वेक्टर स्टोर के अंदर आपको क्या मिल जाएंगे? भिन्न भिन्न तरह की चीजें मिल जाएंगी। NA10 के अंदर 48 नंबर की टर्म है परसिस्टेंट ए मेमोरी। इसको हम लोग कह सकते लॉन्ग टर्म मेमोरी एक्रोसेशंस। अब मेमोरी और परसिस्टेंट ए मेमोरी में क्या डिफरेंस है? जो मेमोरी होती है, मान लेते हमने ChatGPT से चैट स्टार्ट की, तो जो चैट थी उसका जो कन्वर्सेशन हुआ हमारे और ChatGPT के बीच में, वो उसने याद रखा। बट परसिस्टेंट एआई मेमोरी क्या करता है? जितनी भी चैट अभी तक हुई, जितनी भी चैट चलाई है हमने, उन सब का जो कॉन्टेक्स्ट है वो याद रखता है। NA10 के अंदर 49th नंबर की टर्म है ऑटोनोमस एआई एजेंट। ये क्या होते? फुल्ली इंडिपेंडेंट होते, सेल्फ डिसीजन मेकर इनको कहा जाता है। ऑटोनोमस एआई एजेंट बेसिकली प्रॉपर इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते, कॉम्प्लेक्स टास्क को इजीली हैंडल कर सकते, और नोट करने लायक बात है यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स टास्क को हैंडल तो इजीली कर सकते, और यहाँ पे ह्यूमन की कोई आवश्यकता नहीं, किसी भी ह्यूमन के बगैर ये काम हो सकता है। NA10 के अंदर 50 नंबर की टर्म है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। एआई को बेसिकली सही प्रॉम्प्ट देना फॉर बेस्ट आउटपुट। अगर आपको बेस्ट आउटपुट चाहिए तो आपको बेस्ट प्रॉम्प्ट भी देना पड़ेगा। जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे उतना रिलेवेंट आंसर मिलेगा, उतना रिलेवेंट आउटपुट आएगा। NA10 के अंदर 51 नंबर की टर्म है राग। ये बेसिकली क्या है? ये RAG बेसिकली रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन है। ये जो रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन है, ये बेसिकली एक एक्सटर्नल नॉलेज है। तो एक्सटर्नल नॉलेज से डेटा फेच कर सकते हैं हम लोग। तो ये जो रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन है, इसका मतलब है एक्सटर्नल नॉलेज से डेटा फेच करना। तो जितना भी एक्सटर्नल डेटा है जो कि आपको आंसर प्रोवाइड करेगा, एक तरह से एक रूल बुक है। हमें हेल्प चाहिए तो वहां से हम लोग ले सकते हैं। कहां से? रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन से। NA10 के अंदर 52 नंबर की टर्म है फाइन ट्यूनिंग एआई मॉडल। आपका जो डेटा है, आपके डेटा से एआई को ट्रेन करना ही फाइन ट्यूनिंग एआई मॉडल कहा जा सकता है इसको। हम लोग क्या चाहते? हम अपने बेसिस पे उस एआई मॉडल को समझा दे, उसको काम दे कि यही काम आपको करना है जो हमने आपको समझा है। तो फाइन ट्यूनिंग एआई मॉडल का सिंपल सा मतलब है, मान लेते हमारे पास कुछ डेटा था,
तो हम लोग क्या करना चाहते, एआई मॉडल को ट्रेन करना चाहते थे। तो एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमने क्या कर दिया, हमारे पास जो डेटा था उस डेटा से उस एआई को क्या कर दिया, हमने ट्रेन कर दिया। NA10 के अंदर 53rd नंबर की टर्म है मल्टी मॉडल एआई। मल्टी मॉडल एआई का सिंपल सा मतलब है एक ही मॉडल के अंदर टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो एक ही मॉडल के अंदर, जैसे कि जेमिनी, उसके अंदर आप देख पा रहे होंगे वीडियो, इमेज, वीडियो के लिए Vivo 3, इमेज के लिए नैनो बनाना, इस तरह के सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। मतलब हम लोग टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो एक ही मॉडल से करवा रहे हैं। जैसे कि जेमिनी Vivo 3 मॉडल है, उसके अंदर जो वीडियो के लिए यूज होगा और नैनो बनाना इमेज के लिए यूज होगा। लास्ट टर्म है NA10 के अंदर LangChain। LangChain का मतलब है LLM प्लस टूल्स प्लस मेमोरी, ये कंप्लीट एआई वर्कफ्लो फ्रेमवर्क बनेगा। मतलब हमारा इनपुट था, इनपुट से प्रोसेस हुई, प्रोसेस से आउटपुट आया, तो प्रोसेस के अंदर हमने क्या कर दिया, मॉडल को जोड़ दिया, टूल्स को जोड़ दिया, मेमोरी दे दी, तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा, ये कंप्लीट प्रोसेस क्या बन जाएगा, LangChain फ्रेमवर्क बन जाएगा।